हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 12 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति। देखिए, इसी क्रम में आज आपका यहां पर अध्याय 5वां है। यहां पर हम कांग्रेस प्रणाली, इसके सामने चुनौतियां क्या हैं और कैसे इसने पुनर्स्थापना की है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम इस अध्याय की। देखिए, आप में से एक अभ्यर्थी ने मुझे कमेंट किया था पिछले वीडियो में कि सर हम ये क्यों पॉलिटी के तहत हम ये क्यों राजनीतिक पार्टियों का इतिहास क्यों खंगाल रहे हैं, यानी कि राजनीतिक पार्टियों का इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं, इनकी पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, क्या ये पढ़ना जरूरी है। देखिए, आपको समझना होगा, आपको पूरा ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का हर पहलू समझना होगा कि वास्तव में जो वर्तमान में जो सिचुएशन चल रही है या जो पहले से सिचुएशन चलती आ रही थी उसके पीछे कुछ रीजन है या नहीं है, वो पूरी पृष्ठभूमि आपको जाननी पड़ेगी। पहली बात तो आप ये क्लियर कर लीजिए। यानी आपने देखा होगा कि तमाम बार अखबारों की सुर्खियों में रहता है, तमाम बार मीडिया की सुर्खियों में रहता है कि भाई लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र में उठापटक चल रही है, लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। इन अखबारों की हेडलाइन बन जाती है भाई लोकतंत्र खतरे में है, वो चीज़ें अलोकतांत्रिक हो रही हैं, ये चीज़ें ऐसी हो रही हैं, वो वैसी हो रही हैं। ये सब आप पढ़ते होंगे, देखते भी होंगे, तो आपके मन में कहीं ना कहीं शंका आ जाती है कि भाई ऐसा आज पहली बार हुआ है, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो उन सब चीज़ों के मध्य कंपेयर करने के लिए, यानी वर्तमान में जो परिघटनाएं घटित हो रही हैं राजनीति में या पहले जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, उनके मध्य क्या कोई कोरिलेशन है, क्या कोई सामंजस्य है, क्या ऐसा है कि भाई कोई घटना पहले भी घटित हो चुकी है, वर्तमान में वैसी घटना की पुनरावृत्ति हो रही हो। तो इन सब के मध्य अगर हम कहें यहाँ पर आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए आपको पूरी लोकतंत्र की जो प्रणाली है, लोकतंत्र की जो प्रणाली में जो जो पहलू वहाँ पर गुजरे हुए हैं, उन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरी बात, यहाँ पर अध्ययन करने का एक रीजन और है। रीजन ये है कि यहाँ पर आपको जो है आपकी जो पूरी तर्क शक्ति है, तर्क शक्ति यानी सोचने समझने, वहाँ पर विचार करने की जो क्षमता है, वास्तव में आपकी जो प्रणाली जो चली आ रही है राजनीति के तहत, तो उस पर आप अपना जो है मत व्यक्त कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं कि हाँ भाई वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है या पहले जो व्यवस्था चलती आ रही थी उसमें कितना अंतर है, क्या वास्तव में समानता है या वास्तव में अंतर है, वो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर इतिहास पढ़ना इसका बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात निकल के आती है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 3 लोकसभा इलेक्शन तक तो यहाँ पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। तीसरे इलेक्शन में आके यहाँ पर यह हुआ है कि राज्यों में कुछ गठबंधन वाली सरकारें बनने लगी हैं, राज्यों में कांग्रेस का प्रभुत्व कम होने लगा है। उसी दौरान कुछ घटनाएं और अहम घटित हुई हैं। जैसे आपने देखा 1962 का जो है चाइना का युद्ध, 1965 में जो है यहाँ पर आपने देखा होगा 1965 में बाद में आकर जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है, 1971 में जो है फिर से पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है। तो इन 3 घटनाओं ने कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, कांग्रेस की विदेश नीति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। और खास करके 1962 की जो घटना जो है चाइना के साथ घटित हुई, उसके बाद तो कांग्रेस की जो जमकर किरकिरी हुई थी, नेहरू पर तमाम आलोचनाएं हुई थी। तो वो सब चीज़ें आपने देखी हैं यहाँ पर। उसी दौरान ये घटनाएं घटित ये होती है कि भाई नेहरू जी जो हैं यानी नेहरू जी का देहांत हो जाता है। तो नेहरू जी का जब देहांत हो जाता है तो उसके बाद ये समस्या गंभीर हो जाती है कि अब कांग्रेस का नेतृत्व कौन संभालेगा। यानी कांग्रेस में वास्तव में कहीं ऐसा तो ना हो कि नेहरू जी ने जिस पार्टी को बड़ी ही मेहनत के साथ खड़ा किया हो, जिस पार्टी को जो है पूरा एक सूत्र में पिरोकर सभी को साथ में लेकर चले हों, अब कहीं ऐसा ना हो कि एक कद्दावर नेता के चले जाने के बाद पूरी पार्टी कहीं बिखर ना जाए। और पार्टी को बिखरने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारत का लोकतंत्र भी बिखर जाएगा। क्योंकि उस समय क्या था आप लोग जानते ही होंगे, केवल एक ही पार्टी थी और यही पार्टी, एक कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसके सामने एक एजेंडा था, पूरा एक नीति थी कि हमें देश को कैसे चलाना है। बाद बाकी जो क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ था, क्षेत्रीय दलों के पास कभी भी आपने सुना होगा, आज भी आप पढ़ते होंगे, क्षेत्रीय दलों के पास कभी भी स्पष्ट नीति नहीं होती है, कभी स्पष्ट एजेंडा नहीं होता है कि हमें देश कैसे चलाना है, देश का प्रशासन कैसे चलाना है, देश में कौन से नीतिगत सुधार करने हैं। उनके पास ये कोई एजेंडा नहीं होता है, वो हमेशा अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हैं। यही अंतर है कि हमेशा जब भी लोकसभा इलेक्शन की बात आती है तो आज भी लोग जो है ऐसे दल को चुनते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर ध्यान देता हो। आपने देखा होगा आज के इलेक्शन में भी आप कितना भी जो है स्थानीय दल हावी हो, कितना भी क्षेत्रीय दलों का दबदबा हो, लेकिन जब भी आप लोकसभा इलेक्शन की बात आती है तो वहां पर आप ऐसे दल को देखते हैं जो राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान इंगित करे, वो अपना निज हित ना देखे बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों को पहली प्राथमिकता दे। तो उस समय वास्तव में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो राष्ट्रीय मुद्दों को भी और साथ ही साथ स्थानीय मुद्दों दोनों में सामंजस्य बिठाकर चल रही थी। तो लोगों का मानना यह था कि भाई नेहरू जी चले गए तो पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं पार्टी रुक पाएगी या नहीं रुक पाएगी, पार्टी जो खत्म हो जाएगी। ये सब सवाल यहाँ पर थे। यानी कि भारत के बाहर भी लोगों को संदेह था कि नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम नहीं रह पाएगा।
और खास करके राजनीतिक उत्तराधिकार का जो सवाल है उस पर मतभेद क्रिएट होंगे, ऐसा मानना था। राजनीतिक चिंतकों का मानना था कि यहाँ पर जो है वास्तव में जो है एकदम कह सकते हैं उठापटक स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। हमने बड़े शांतिपूर्ण ढंग से जो है बड़ा एकदम कह सकते हैं बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से हमने अपना चुनाव कर लिया। यानी कि यहाँ पर और भी लोगों का मानना ये था कि भाई मान लीजिए नेहरू के बाद किसी और को ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व दिया जाता है तो क्या पता नहीं वो समाधान खोज पाएगा या नहीं खोज पाएगा। और खास करके 1960 का दशक तो आपको पता ही हुआ, खतरनाक दशक रहा है। खतरनाक दशक रहने का रीजन क्या है? 1962 का चाइना वाला युद्ध हो गया है, 65 का फिर से हमारा पाकिस्तान आके टपक गया है, उसके बाद यहाँ पे अकाल भी पड़ा है, हमें जो उसी दौरान अमेरिका से मदद भी लेनी पड़ी है, ये बात आपको पता होगा। फिर 97 में फिर से जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाता है। तो ऐसे ये सब चीज़ें जो चल रही थी, इनसे देश में कहीं ना कहीं गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक, ये सब जो है यहाँ पर मुद्दे उठकर सामने आ रहे थे। तो नेहरू जी चले जाते हैं, 1864 में नेहरू जी का देहांत हो जाता है। उसके बाद शास्त्री जी यानी लाल बहादुर शास्त्री जी ने कमान संभाली है यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी की। तो यहाँ पर उत्तराधिकारी का जो सवाल था उस बात को लेकर निर्णय बड़ा आसान तरीके से कर लिया गया। कांग्रेस पार्टी में कोई मतभेद नहीं हुआ, कांग्रेस पार्टी में कोई भी कह सकते हैं उठापटक नहीं हुई। बड़े आसानी से सब लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री के नाम के आगे मोहर लगा दी। और ऐसे में जो आलोचना करने वाले व्यक्ति थे वो चुपचाप देखते रह गए। वो वास्तव में वो अचंभित रह गए कि इतना कठिन सवाल, और इस कठिन सवाल का भारतीय लोगों ने बड़ी आसानी से हल ढूंढ लिया। यानी आलोचक यहाँ पे ठगे से रह गए एकदम। यानी नेहरू की मृत्यु हुई, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उस समय के कामराज थे, तो इन्होंने अपने पार्टी के जितने भी सांसद थे इनसे सलाह मशविरा की। और सलाह मशविरा में उन्होंने पाया कि मोस्टली जो सांसद हैं वो सभी लाल बहादुर शास्त्री के नाम के पक्ष में हैं। यहाँ पर जो है वो अंदर ही अंदर वोटिंग करवाएगी। वोटिंग में ये पाया गया कि भाई यहाँ पर शास्त्री जी जो आगे रहे हैं, और शास्त्री जी का नाम फिर आगे कर दिया गया। और शास्त्री जी के बारे में आप जितना ज़्यादा पढ़ें उतना ही कम है, ये बात आप जानते हैं। शास्त्री जी जो है हमारे भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो अपनी सादगी, अपने सिद्धांत और निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। ये बात आप सभी को पता होगा कि शास्त्री जी का ये जीवन से जुड़ा हुआ एक किस्सा भी है कि शास्त्री जी का एक कोट था जो कि फटा हुआ कोट था। वो हमेशा वही कोट पहनते थे, कहीं भी जाते थे, कितना भी इंपॉर्टेंट सम्मेलन हो, कहीं भी विदेश में जाना हो, जब भी कहीं कोई करना होता था तो वही अपना रफू किया हुआ यानी सिला हुआ कोट वही पहन कर जाते थे। और वहाँ पर जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने जवाब दिया था कि ये मुझे मेरे अतीत की, मेरे जमीन से जुड़े हुए होने की बात को याद दिलाता है, यानी ये मेरे अतीत की याद दिलाता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब जमीनी नेता कहे जाते हैं, सादगी के लिए महत्वपूर्ण थे ये। और आपको पता होगा कि रेल दुर्घटना की वजह से एक रेल दुर्घटना हुई थी बिहार में, तो उस दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी के लेते हुए इन्होंने क्या है अपने आप रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। इतने ज़्यादा कह सकते हैं सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। यानी इन्होंने अपनी पद या कुर्सी की लालच नहीं किया, इन्होंने देखा रेल दुर्घटना हुई है, आलोचनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, पब्लिक एकदम हावी, उन्होंने तत्काल इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल एक बात भी नहीं सोचा कि इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, बने रहना चाहिए। आज की तरह के नेताओं की तरह नहीं थे लाल बहादुर शास्त्री, आज की तरह के नेताओं की तरह निर्लज्ज नहीं थे। आज के नेता तो आपने देखे होंगे कि भाई तमाम कुछ भी हो जाए, कुछ भी घटित हो जाए, उन्हें अपनी कुर्सी बहुत प्यारी होती है। नहीं, लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार में इस्तीफा दे दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी का कुछ परिचय इस तरह से है, 1964 से लेकर 1966 तक प्रधानमंत्री रहे हैं। इस अवधि में इन्होंने जो है 2 बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। पहली चुनौती ये थी चीन, जो हमारा चाइना के साथ 1962 में युद्ध हुआ था। उसके बाद क्या था, देश में एकदम आर्थिक हालात एकदम बिगड़ गए थे। आर्थिक हालत बिगड़ने का रीजन आपने कल के चैप्टर में भी देखा था। रीजन इसलिए बिगड़ गए थे कि पहले हम जो सैन्य सामान पर यानी डिफेंस पर पहले जो हम खर्च नहीं कर रहे थे, केवल अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए खर्च कर रहे थे। अब हमें अपने देश के जो भी हमारी पंचवर्षीय योजना लाई जा रही हैं, उन पंचवर्षीय योजनाओं में से कुछ राशि जो कट करके हमें अब डिफेंस पर भी खर्च करनी पड़ रही है, क्योंकि चाइना ने हमें इस बात के लिए इशारा कर दिया था कि हमें अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है वो भी सुरक्षित करनी पड़ेंगी, वरना हमारे ऊपर कभी भी नए देश पर कोई आक्रमण कर सकता है और हो सकता है उस स्थिति में हमारा देश टूट जाए। तो उस टूटने से बचाने के लिए हमें सैन्य खर्चा भी यहाँ पे बढ़ाना पड़ा। तो ऐसे में हमारे यहाँ आर्थिक कठिनाइयाँ आई, उनसे उबरना पड़ा। साथ ही साथ में यहाँ पर मानसून की असफलता हो गई और देश में सूखे की स्थिति क्रिएट हो गई। तो खाद्यान्न का गंभीर संकट था, यानी उसी समय हमें जो है खाद्यान्न से भी हमारा देश जूझ रहा था। ऐसे में 1965 में यहाँ पे पाकिस्तान भी एकदम आगे कूद गया। आपको पता 1965 का पाकिस्तान का युद्ध का भी सामना करना पड़ा। उसी दौरान जो है शास्त्री जी ने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था, और ये नारा था जय जवान जय किसान। आपने सुना होगा, हर बार जब भी नारा आता है ये जय जवान जय किसान, ये नारा उसी समय दिया गया था। उस समय की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए दिया गया था, क्योंकि आप सभी को पता है कि कैसे हमारे भारतीय आर्मी ने अपने शौर्य और पराक्रम का लोहा लेते हुए किस तरह से दोनों बार यानी कि चाइना को भी पटकनी दी थी और 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को भी पटकनी दी थी। यानी हर बार दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी है यहाँ पर। तो ऐसे में हमारे यहाँ
उसी समय नारा दिया था शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान, यानी किसान सबसे ज़्यादा किसान उस समय के जो है महत्वपूर्ण रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अन्नदाताओं ने ही लोगों की भूख मिटाई है। तो इसलिए ये नारा बहुत फेमस हुआ है लाल बहादुर शास्त्री जी का, आप सभी लोग जानते हैं। और आपको ये पता होगा कि 1965 का जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध के बाद ताशकंद समझौता करना पड़ा है पाकिस्तान को। और ये समझौता जो हुआ था ये यूएन के दबाव में हुआ है समझौता। 10 जनवरी 1966 को आपको पता होगा ताशकंद में इनका अचानक देहांत हो गया है, समझौते के बाद हो गया है। ताशकंद जो था उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था, यानी अभी वर्तमान में देखा जाए तो अभी उज्बेकिस्तान की राजधानी है ये। तो आप सभी को ये बातें मालूम है, कल आपने कल के चैप्टर में भी आपने ये बातें देख ली हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी का थोड़ा ब्रीफ यानी परिचय है, आप खुद पढ़ लेना, यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कैसे कैसे इनका रहा है। वैसे तो मैं इनके लिए रिकमेंड यही करूंगा कि आप अलग से पढ़ें अपनी किताबों में, या फिर अलग से आप बिपिन चंद्रा जी की किताब ले लीजिए, वहाँ पर पढ़ने को आपको मिल जाएगा। अब शास्त्री जी के बाद क्या होता है, शास्त्री के बाद फिर से वही संकट गहरा गया कि अब क्या किया जाए, कि अब शास्त्री जी भी चले गए। शास्त्री जी के प्रति लोगों की बहुत ज़्यादा प्रेम था, शास्त्री जी के प्रति जो है कांग्रेस के तमाम सांसदों का एक बेहद समर्थन भी था। अब किसका नाम आगे किया जाए, ऑब्वियसली बात है, एक संकट फिर से क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल फिर से उठ खड़ा हो गया। यहाँ पर उस समय मोरारजी देसाई प्रतिनिधि के रूप में थे। अब ऐसे में इंदिरा गांधी के भी समर्थक थे उस समय, यानी उस समय तक इंदिरा गांधी भी समझदार हो चुकी थी, लेकिन इंदिरा गांधी जो थी राजनीति में नई थी, परिपक्व नहीं थी, अभी नई नई इनकी एंट्री हुई थी। तो यहाँ पे मोरारजी देसाई वर्सेस इंदिरा गांधी वाला माहौल तैयार हो गया। मोरारजी देसाई जो थे बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री पद के रह चुके थे, इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी मंत्री रह चुके थे। जबकि इंदिरा गांधी क्या था, कांग्रेस में एक बार अध्यक्ष रह चुकी थी, 1958 में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रह चुकी थी। इससे ज्यादा इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। अब यहाँ पर अब वही बात है, जब पार्टी तय करती है, पार्टी के पूरा अंदर के नेता जो हैं बड़े बड़े वो तय करते हैं, कद्दावर नेता तय करते हैं कि भाई हमारा मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। तो भाई बड़े नेताओं ने, पार्टी के जो बड़े नेता थे, उन्होंने इस बार इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बना लिया। उनका मानना ये था कि भाई ये युवा भी हैं, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये सोच रखी थी कि ये अनुभवी नहीं है, यानी कि अभी जो इंदिरा गांधी हैं ये अनुभवी नहीं है। अनुभवी ना होने का एक फायदा हमें ये मिल जाएगा कि हमारी पूंछ बनी रहेगी। हमारी पूंछ बनी में रहने का मतलब क्या है कि भाई नया व्यक्ति होगा तो जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस वगैरह के, उनसे पूछ के काम करेगा कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि एक तरह से इंदिरा गांधी इनके हाथ की कठपुतली बनी रहेंगी, ऐसा इनका बड़े नेताओं का मानना था। अब लेकिन वो कितना मानना सच हुआ है वो आप आगे देखेंगे। तो ऐसे करके यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही गुप्त मतदान हुआ है, इसमें इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया है, और कांग्रेस पार्टी के लगभग 2/3 सांसदों ने इन्हें जो है अपना मत दिया है इंदिरा गांधी को। तो ऐसे करके यहाँ पे इंदिरा गांधी इनकी मुखिया के रूप में अगुवाई की है। और ये भी जो प्रतिस्पर्धा थी मोरारजी देसाई वर्सेस इंदिरा गांधी वाली, इसमें कोई वाद विवाद नहीं हुआ, हस्तक्षेप नहीं हुआ, बड़ी आसानी से सत्ता का हस्तांतरण हो गया और इंदिरा गांधी ने यहाँ पर पद संभाल लिया। अब देखिए इंदिरा गांधी यहाँ पर बहुत कम, यानी कहा जाए, यानी कि नए प्रधानमंत्री को जमने में वक्त तो लगेगा, ऑब्वियसली बात है। और इंदिरा गांधी जैसा कोई नया व्यक्ति जिसको राजनीति का बहुत ज़्यादा अनुभव ना हो, तो यहाँ पर देखा जाए इंदिरा गांधी यूँ तो बड़े लंबे समय से सक्रिय थी, लेकिन इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में कम दिनों ही यहाँ पर मंत्री के पद पर थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने समर्थन करने का रीजन जो दिया है, वो रीजन मैं पहले ही बता चुका हूँ। रीजन इसलिए, यानी समर्थन इसलिए दिया था, उन्हें लगता था कि ये हमारे फेवर में रहेंगी, ये हमारे अधीन हमेशा चलेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में जैसे इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ परिचय दिया गया है कि भाई ये कब से कब तक, 1966 से 77 तक, 1980 से 84 तक भारत की प्रधानमंत्री रही हैं, ये टाइम याद रखना। इसके अलावा 1958 में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रही हैं। इसके अलावा इनका सबसे इंपॉर्टेंट नारा था, जिसकी दम पे जो 1971 का चुनाव ये जीती थी, गरीबी हटाओ का नारा, यानी 1971 के युद्ध में जीत का श्रेय है प्रिवी पर्स की समाप्ति की है। प्रिवी पर्स के बारे में आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, प्रिवी पर्स का जिक्र जो है डिटेल में लास्ट में आया है, तो प्रिवी पर्स को लेकर अभी कमेंट मत कर देना आप जल्दबाजी में, मैं लास्ट में क्लियर कर दूंगा पूरा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कौन जो है इंदिरा गांधी जी को आपने देखा होगा। अब यहाँ पर 3 आम चुनाव, यानी कि अब देखिए आपने एक बात तो यहाँ पर देख ली, सबसे पहले अपना कालक्रम देखिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पहली कहानी याद होनी चाहिए। ये जो कालक्रम है 10 जनवरी 1966, यानी कि जो शास्त्री जी का देहांत हुआ है वो 10 जनवरी 1966 को हुआ है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, शास्त्री जी जो थे वो आपका तीसरे लोकसभा जो चुनाव है उसके तहत प्रधानमंत्री थे, और उसी दौरान जो शास्त्री जी चले गए हैं, तो तीसरे वाले लोकसभा इलेक्शन को ही जो है, लोकसभा इलेक्शन में ही इन्हें जो है बनाया गया प्रधानमंत्री, समझ लेना। अब इन्होंने इनके सामने जो सबसे पहला चुनाव जो है 1967 का चुनाव आया है। चौथा आम चुनाव जो है वो इंदिरा गांधी के सामने हुआ है, तीसरे वाले का चुनाव नहीं हुआ है, ध्यान रखना।
देखिए ये बात तो आप जानते होंगे कि इनके लिए अलग से चुनाव नहीं हुआ है, क्योंकि उसी दौरान कार्यकाल के दौरान खत्म हुए हैं ये, तो इसलिए यहाँ पर इन्हें बाद में प्रधानमंत्री पद के लिए इनका नाम आगे कर दिया गया और बाद में प्रधानमंत्री इन्हें बना दिया गया, नियुक्त कर दिया गया है। ये बात आप समझ रहे होंगे। अब इनके टाइम में इनका जो चुनाव हुआ है, यानी इनका जो चुनाव इन्हें देखना पड़ा है, वो चौथा आम चुनाव इन्हें देखा है इन्होंने। तो चौथा आम चुनाव जो है वास्तव में एक गहरे बदलाव का संकेत था। गहरे बदलाव का संकेत क्यों था? रीजन ये था कि भाई 3 आम चुनाव में तो कांग्रेस का दबदबा रहा है, अब चौथे आम चुनाव तक आते आते जो भारत का माहौल था वो चेंज हो गया था। चेंज होने का रीजन भी था 1962 का चाइना का वार, 65 का जो है पाकिस्तान का युद्ध, इसके अलावा हमारे यहाँ जो है अकाल पड़ा था, बिहार का अकाल आपने देखा था, तो अकाल की वजह से भी यहाँ पर स्थिति एकदम डामाडोल थी। ऊपर से उस समय कांग्रेस की आलोचना भी जबरदस्त हो रही थी, भाई कांग्रेस पार्टी जो है इसके होते हुए जो चाइना ने हमारी जमीन कब्जा कर ली, इस तरह की बातें चल रही हैं। ऊपर से कांग्रेस पार्टी के जो है 2 प्रधानमंत्रियों का जल्दी जल्दी देहावसान हो गया और नए प्रधानमंत्री ने पद ही संभाला है, 1 साल पूरा भी नहीं हुआ है, उसके सामने जो है नए चुनाव की चुनौती भी है। यानी अभी इंदिरा गांधी तो नई नहीं है, उन्हें चुनाव का भी अनुभव नहीं है कि कैसे हमें जनता को संबोधित करना है, कैसे जनता के प्रति हमें अपनी जो है कह सकते हैं एजेंडा लेके चलना है, अभी समझ में ही नहीं है। अब इंदिरा गांधी के सामने चुनाव भी आ गया, चौथा आम चुनाव भी आ गया, तो बड़ी संकट की समय है। लेकिन इंदिरा गांधी ने यहाँ पर अपना धैर्य नहीं खोया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पेशेंस, यानी धैर्य यहाँ पर उनका जवाब नहीं दिया है उन्होंने। जितने बड़ा ही यहाँ पर कह सकते हैं सादगी के साथ, बड़ा ही उन्होंने आत्मबल के साथ उन्होंने निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों के लिए आप जानते होंगे इंदिरा गांधी को आयरन लेडी की संज्ञा दी गई है। आयरन लेडी इसीलिए कहा गया है, यानी अगर आप इंदिरा गांधी का पूरा इतिहास देखें तो आयरन लेडी इसीलिए कही जाती है। उन्होंने जो निर्णय लिए वास्तव में उन्होंने राजनीति बदल के रख दी, उन निर्णयों ने राजनीति बदल के रख दी और वो बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय थे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई नई है, अनुभव कम है इन्हें। इसके अलावा इसी अरसे में यानी कि आपका 1960 के दशक में आर्थिक संकट भी चल रहा था देश में। मानसून की असफलता की वजह से व्यापक सूखा, खेती की पैदावार में गिरावट, खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी भी थी। कमी होने का रीजन ये था कि हमने सैन्य खर्चे में उसी दौरान भारी बढ़ोतरी कर दी थी, क्योंकि 2 युद्धों का सामना कर चुके हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अब हमें अपनी इंडियन आर्मी को मजबूत करना था, वरना कभी भी हम जो है युद्ध की चपेट में आ सकते हैं, कभी भी कोई हमारे ऊपर कब्जा कर सकता है। ये बात समझी जाने लगी, इस बात की महसूस भी किया जाने लगा। तो यहाँ पर नियोजन और आर्थिक विकास के संसाधनों में जो भी सैन्य बल जो था वो सैन्य बल में अब लगाना पड़ा है। अब आर्थिक स्थिति और ज़्यादा यहाँ पर गंभीर हो गई है। उस समय हमें अमेरिका के हथियारों की मदद लेनी पड़ी है। तो अमेरिका ने क्या किया है, रुपए का अवमूल्यन कर दिया, यानी रुपए की वैल्यू गिर गई है। यानी पहले जो आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि 1940 के समथिंग, 1940 के समथिंग $1 जो था वो $1 के बराबर था, यानी $1 जो था $1 के बराबर था। लेकिन अब यहाँ पर क्या स्थिति बदली है। पहले के वक्त में बताया गया यानी कि आज़ादी की बात की बताया गया $1 अमेरिकी की कीमत $5 थी। अब इस दौर में क्या है, 1967 के दौर के बाद आकर $1 जो है $7 के बराबर हो गया है। अब तो बहुत ज़्यादा है, अब तो आप देख रहे होंगे 75 के लगभग है। लेकिन तब क्या था, तब $1 जो है 5 से बढ़कर 7 पहुंच गया है। अब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर अपने देश में एकदम हाहाकार मचा हुआ है, खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ गई हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बेरोजगारी देश की दयनीय दशा है, और दयनीय दशा होने के साथ साथ देश में अक्सर बंद, हड़तालें ये सब चल रही हैं, यानी कि बदहाली चल रही है, अच्छी खासी बदहाली चल रही है। बदहाली होने का रीजन ये है कि हमने अपने देश में 2 युद्ध झेल लिए, 1962 का और 65 का। तो हमारे यहाँ जो भी कार्यकारी योजनाएं, हम जो भी कह सकते हैं हितकारी योजनाएं थी, उन योजनाओं का मोस्टली पैसा कहाँ लग गया, वो सैन्य खर्चे में लग गया। ऑब्वियस सी बात है, हमें सैन्य अपनी ताकत मजबूत करनी थी। ताकत अगर मजबूत नहीं करेंगे तो हम कभी भी किसी युद्ध की चपेट में आ सकते हैं, या हमारी जनता पे कोई भी कब्जा कर सकता है। तो ये भी हमारे यहाँ एक टेंशन बनी हुई थी, साथ ही साथ एकता, अखंडता भी हमें बचाए रखनी है। तो ऐसे में सरकार ने जो है यहाँ पर शुरुआत में तो नहीं माना है। सरकार जो तीसरी लोकसभा इलेक्शन की सरकार जो भी रही है, उन्होंने शुरुआत में नहीं माना। उन्होंने कहा कि भाई ये तो कानून और व्यवस्था की समस्या माना है, यानी कि ये जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति नहीं है, ये केवल कानून और व्यवस्था की समस्या की वजह से लोग यहाँ पे अभिव्यक्ति कर रहे हैं, लोग जो लोगों के भड़कावे में आ रहे। शुरुआत में सरकार ने नहीं माना, जैसे कोई भी आप हो सरकार है शुरुआत में जो स्वीकार नहीं करती हैं। तो इसी दौरान कुछ ऐसे राजनीतिक दल थे, उन दलों ने अपनी अपनी राजनीति को और बुनाया है, उनको मौका मिल गया। जैसे साम्यवादी विचारधारा वाले दल थे, समाजवादी पार्टी वाले दल थे, मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, इन्होंने सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया है। इसके अलावा किसानों के बीच विरोध को इन्होंने संगठित किया है। और इसी दौरान जो है तमाम हिंदू मुस्लिम दंगे भी भड़काए गए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे तमाम दंगे भी हुए हैं, यानी इतने दंगे 1947 के दौरान नहीं हुए जितने दंगे फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो गए दंगे। यानी एक तरह से कह सकते हैं देश के सामने फिर से संकट के बादल छा गए। यानी अभी अभी देश को आज़ाद हुए मात्र 20 साल ही हुए हैं, 1947 से 1967 तक आते आते 20 साल ही हुए हैं, और 20 साल बाद देश की सामने स्थिति जो है फिर से जो है स्थिति गंभीर बन गई है। अब कैसे निपटा जाए, ऊपर से चौथा लोकसभा इलेक्शन भी है। अब
यहाँ पर पार्टी में थोड़ा जो था, पार्टी में भी उठापटक स्टार्ट हो गई थी, कांग्रेस पार्टी में भी उठापटक स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखी गई है गैर कांग्रेसवाद। यानी गैर कांग्रेसवाद कैसे आया? गैर कांग्रेसवाद का मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो कांग्रेस के नहीं थे या दूसरे दल में पहुंच गए थे, जैसे बताया गया विपक्षी दल जनविरोध की अगुवाई कर रहे थे खासकर। तो यहाँ पर ऐसे में क्या था, कांग्रेस के वोट पट गए और कांग्रेस जो थी सत्ताहीन हो गई, सत्तासीन हो गई। यानी कांग्रेस के पास ज़्यादा ताकत नहीं रही। खास करके जो भी अपोजिट पार्टियां थी, अपोजिशन जो थी, वो सब एकजुट हो गए और उन्होंने कांग्रेस के विरोध में मोर्चा बना लिया, पूरा मोर्चा खोल लिया। अब शुरुआत में, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंदिरा गांधी यहाँ पर अनभिज्ञ थी, ज़्यादा एक्सपीरियंस तो था नहीं, अनुभवहीनता थी इनके पास। तो उन्हें यहाँ पर इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक से उन्हें जो है कांग्रेस को सत्ता से हटाने का अवसर हाथ लग गया, राजनीतिक दलों को, गैर कांग्रेसी दलों को। ऐसे में यहाँ पर समाजवादी नेता के रूप में आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। तो ये गैर कांग्रेसवाद का इन्होंने नाम दिया है। राम मनोहर लोहिया समाजवाद के प्रबल समर्थक माने जाते हैं, इनके बारे में आप अभी पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इनका कहना था, यानी राम मनोहर लोहिया जी का, कि कांग्रेस का शासन जो है अलोकतांत्रिक है और गरीब लोगों के हितों में ये काम नहीं कर रही है। इस तरह की इन्होंने बातें की हैं। तो लोग, ऑब्वियस सी बात है, उस समय हाहाकार मचा हुआ था, आर्थिक संकट भी था, तो लोगों को ऐसे जन नेताओं की बातें बड़ी अच्छी लगी हैं। लोगों ने इन्हें जो है जन नेताओं को समर्थन वगैरह भी दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, राम मनोहर लोहिया के बारे में। समाजवादी नेता हैं। देखिए, हमेशा एक बात आप याद रखना, जैसे मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, कहीं भी आप निबंध जब लिखें, जब भी आप निबंध की प्रैक्टिस करें, तो आपको इतना तो जरूर पता होना चाहिए कि कौन नेता कौन सी विचारधारा का है। अब आप समाजवादी वाली विचारधारा में किसी मार्क्सवादी विचारधारा के नेता का नाम मत लिखाना। यानी कि आप मानते हैं, जैसे काफ़ी सारे लोगों से आपने सुना होगा, एक्सपीरियंस लोगों से, कि यूपीएससी में लिखना होता है, तो लिखने के चक्कर में ये मत भूल जाना कि हम कौन सी विचारधारा का नेता कहाँ लिखना है। इतना तो याद रखना मोटे मोटे तौर पर कि हम जो नेता लिख रहे हैं वो कौन सी विचारधारा का है, ठीक है। यानी समाजवादी में आप साम्यवादी अगर घुसेड़ आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, समझ जाएगा एग्जामिनर, समझ जाएगा कि भाई ये तो यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल अपना जो मिक्स करके चला रहा है कंटेंट, केवल अपनी इसमें खाना पूर्ति की। ऐसा खाना पूर्ति नहीं करनी है आपको, एक्यूरेट जो है वही लिखना है। तो ये समाजवादी नेता विचारक हैं। इसके अलावा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी रहे हैं। 63 से लेकर 67 तक इन्होंने लोकसभा सांसद, इसके अलावा मैनकाइंड और जन के संस्थापक संपादक भी रहे, पत्रिकाएं हैं इनकी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने गैर जो है, यहाँ पर खास करके इनका योगदान जो है वो पिछड़े वर्गों को आरक्षण की वकालत करने पर रहा है। अंग्रेजी के विरोध में रहे हैं ये। और इन्होंने नेहरू के खिलाफ सबसे पहले मोर्चा इन्होंने यहाँ पे खोला है, नेहरू के खिलाफ मोर्चा भी इन्होंने खोला है। तो ये तो इनका राम मनोहर लोहिया का परिचय रहा। एक व्यक्ति और है यहाँ पर, इनका नाम है सी नटराजन अन्नादुरई। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे हैं, पत्रकार हैं, चर्चित लेखक हैं, वक्ता हैं। इसके अलावा इन्होंने डीएम के पार्टी, जिसका नाम आप वर्तमान में सुनते होंगे, द्रविड़ मुनेत्र कषगम, ठीक है, इसके राजनीतिक पार्टी का गठन भी किया है। इसके अलावा ये द्रविड़ संस्कृति का समर्थक थे, दक्षिण भारत की जो द्रविड़ संस्कृति है इसके प्रबल समर्थक थे और हिंदी के प्रबल विरोधी थे। यानी सी नटराजन जो है हिंदी के प्रबल विरोधी हैं। दक्षिण भारत के नेताओं में सी नटराजन का नाम सबसे पहले आता है। ये हिंदी का इन्होंने व्यापक विरोध किया था और हिंदी विरोधी इन्होंने सबसे ज़्यादा लंबा आंदोलन भी चलाया है, ठीक है। तो ऐसे नेताओं के नाम आपको याद रखने हैं कि भाई कौन कौन से नेताओं ने दक्षिण भारत में इनके हिंदी विरोध का आंदोलन चलाया है। तो ये इन्होंने चलाया है, यानी सी नटराजन अन्नादुरई ने। तो ये तो इनका परिचय हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग यहाँ बताई गई, चुनाव का जनादेश। अब भाई 1967 में तीसरी लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया है। अब चौथी लोकसभा के आम चुनाव होने हैं। अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर दिक्कत है ही है। अब ऑब्वियस सी बात है, नेहरू तो है नहीं। अब नेहरू होते तो नेहरू को तो समाज की पकड़ बनी हुई थी। नेहरू का तो जो है, नेहरू को मिला हुआ था, लाभ मिला हुआ था। नेहरू को लाभ किसका मिला हुआ था? राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत मिली हुई थी नेहरू को। नेहरू ने जो है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भी लोगों के दिलों पर गहरी छवि छोड़ी थी। तो ऑब्वियस सी बात है, नेहरू जो थे उस समय जनता के भी चमत्कारी व्यक्तित्व वाले नेता थे। अब ऐसा कोई चमत्कारी व्यक्तित्व तो है नहीं यहाँ पर। लाल बहादुर शास्त्री थे, अब वो भी चले गए हैं। अब बड़ी समस्या आ गई है कि भाई अब हो कैसे। तो और ऊपर से यहाँ पर व्यापक जन असंतोष चल रहा है और इसी दौरान जो है यहाँ पर लोकसभा और राज्य विधानसभा के इलेक्शन है 1967 में, फरवरी में होने, चौथे आम चुनाव होने। तो ये पहला ऐसा इलेक्शन है जिसमें नेहरू नहीं है, जिसमें नेहरू अनुपस्थित हैं और ये बिना मतदाताओं के, ये नेहरू के बिना मतदाता इनमें सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब नेहरू के बिना पहला इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन में ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर उस समय क्या है, इंदिरा गांधी को बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ी है। उस समय का ये काल, यानी चौथा इलेक्शन जो है, जब भी चौथे इलेक्शन की बात आती है, चौथे लोकसभा इलेक्शन की बात आती है, तो जो राजनीतिक पर्यवेक्षक हैं वो इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा देते हैं। यानी चौथा जो आपका लोकसभा इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन हुआ है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जो देश संविधान बनने के बाद जो इलेक्शन हो रहे थे शुरुआत में,
जैसे आपने सुना होगा अभी भी बात चलती है कि इलेक्शन जो समान करवाए जाएं, यानी राज्यों के इलेक्शन भी साथ में ही करवाए जाएं, जिससे जो समय वगैरह भी बच जाए और जो तमाम हमारा जो प्रशासन अमला लगाना पड़ता है वो दोबारा न लगाना पड़े, समय भी बचेगा, धन भी बचेगा, लोगों का टाइम भी बचेगा। पहले ऐसा ही होता था कि जो लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन साथ साथ होते थे। देश बनने के बाद एक रिवाज बनी हुई थी, लेकिन रिवाज ये टूट क्यों गई? रिवाज टूटने का रीजन ये रहा कि हमारे यहाँ तमाम जो राज्य हैं उन राज्यों को दर्जा दिया गया। बाद में तमाम राज्य बने, बाद में धीरे धीरे करके आपने देखा होगा जो आज़ादी के बाद कैसे कैसे राज्य बनते गए हैं, पूरा आपने कालक्रम भी देखा है। तो उन राज्यों में आगे पीछे चुनाव होते गए। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में क्या था, कुछ जगहों पर गठबंधन सरकारें बनी, गठबंधन सरकारें नहीं चल पाई। वैसे कुछ राज्यों में गठबंधन सरकारें बनी, अब 5 साल का कार्यकाल होता है अमूमन। तो अब किसी राज्य में गठबंधन सरकार ने मुश्किल से 1.5 या 2 साल का कार्यकाल चला पाया। अब उसके बाद स्थिति ये बनी कि राष्ट्रपति शासन लगाने के बावजूद भी यहाँ पर जो है चुनाव करवाने पड़े हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ये विधानसभा वाला जो टाइम था वो चेंज हो गया। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि लोकसभा के पहले हो जाती है, विधानसभा के हर राज्य में अलग अलग होते हैं। किसी राज्य में किसी 2 या 3 राज्य में एक साथ हो रहे हैं विधानसभा के इलेक्शन, कुछ राज्यों में बाद में हो रहे हैं। ये चलता रहता है पूरे साल। आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं साल के अंदर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी राज्य में चुनाव चलते रहते हैं। तो ये स्थिति ऐसे करके बिगड़ी है। शुरुआत में स्थिति सेम चल रही थी, लेकिन जब यहाँ पर स्थिति ये आई है कि भाई राज्य विधानसभाओं में गठबंधन सरकारें बनी, गठबंधन सरकारें पहले ही भंग हो गई हैं, तो ऐसे में यहाँ पर चुनाव की जो विधानसभा लोकसभाओं का जो टाइम ड्यूरेशन था वो चेंज हो गया है। ठीक है, आगे पीछे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस जो है चौथा इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन है, उसमें जैसे तैसे लोकसभा में तो बहुमत इसे मिल गया है, लोकसभा में इतना बहुमत मिल गया है कि भाई अपनी सरकार बना लेगी। लेकिन जो मत मिले हैं, मतों का परसेंटेज है वो वास्तव में बहुत कम है, पहले की तुलना में बहुत कम है मत। इसके अलावा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई। यानी पहले आप समझ रहे होंगे जो सीटें 350 से ऊपर निकाल के ले जा रहे थे, अब सीटों की संख्या में गिरावट आई है। बड़ी समस्या है यहाँ पर। इसके अलावा इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल के आधे से ज़्यादा जो मंत्री चुनाव लड़ रहे थे वो हार गए हैं। अब समझ रहे होंगे कितना बड़ा यहाँ पर कांग्रेस के लिए यहाँ पर झटका लगा है। लेकिन बहरहाल जैसे तैसे करके कांग्रेस ने जो है केंद्र में अपनी सरकार गठबंधन करके 1-2 दल से बना ली है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं। अब जैसे ये मैप दिया गया है, ये विधानसभा चुनाव 1967 के भी हैं, यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे जम्मू यानी येलो वाले जो रीजन है, प्रांत हैं, तो वहाँ पर तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, और रेड वाले हैं वहाँ पर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है। जैसे आप देख रहे हैं 1967 का ये मैप है। अब देखिए उस समय एक कहावत बड़ी फेमस बनी थी। कहावत ये बनी थी, अगर आप दिल्ली से हावड़ा जाएंगे तो एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे कांग्रेस की सरकार हो। ये कहावत यहाँ पे बनी थी उस समय के लोग ये कहते थे कि अगर आप दिल्ली से हावड़ा के लिए जाएं, देखिए मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, आप अगर जैसे दिल्ली से यहाँ से चलेंगे, यहाँ से हावड़ा के लिए अगर आप यहाँ आएंगे, वेस्ट बंगाल में आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उस समय यानी यूपी बिहार होते हुए ही आएंगे, तो यहाँ पे सरकार कांग्रेस की नहीं बन रही है किसी राज्य में। तो ये कहावत उस समय काफ़ी प्रचलन में रही है। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि भाई कांग्रेस को उस समय 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला है। यहाँ पर 2 अन्य राज्यों में यहाँ पर कहा जाए सरकार बनने वाली थी, लेकिन दल बदल हो गया, यानी लोग पार्टी के नेता जो है अपनी पार्टी छोड़ के चले गए, तो ऐसे में सरकार वहाँ पे नहीं बन सकी। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर यहाँ पर 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई है। यानी विधानसभा चुनाव में यहाँ पर 9 राज्य जो ऐसे हैं जिनके हाथ से इनमें कांग्रेस को हाथ से जो है सत्ता गंवानी पड़ी है। 9 राज्यों में आप देख सकते हैं मैप में। ठीक है, और ये 9 के 9 राज्य केवल एक इस क्षेत्र के राज्य नहीं है। यानी मान लेते हैं ये तो उत्तर भारत के राज्य हो गए ये वाले, ठीक है, ये तो उत्तर भारत के राज्य हो गए। दक्षिण भारत के राज्यों का भी यही हाल है। यानी ये आप देख रहे होंगे दक्षिण भारत के राज्यों का भी हाल है। तो यानी ये कह सकते हैं कांग्रेस के खिलाफ एक विरोध जो था, अच्छा खासा विरोध हो रहा था। यानी ये यही बताया गया ये राज्य जो है पूरे अलग अलग हिस्सों के राज्य हैं ये, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, यानी अब तमिलनाडु है मद्रास प्रांत आप जानते हैं। तो यहाँ पर ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो है नहीं बन पाई सरकार। तो यहाँ पर जो डीएमके पार्टी है, यानी कि सी नटराजन वाली जो पार्टी है, सी नटराजन का नाम अभी आपने देखा, सी नटराजन अन्नादुरई की जो पार्टी है डीएमके मद्रास में अपना चमत्कार कैसे दिखा पाई है? डीएमके मद्रास में अपना चमत्कार ऐसे दिखा पाई है कि डीएमके जो थी वो हिंदी विरोधी थी, और इसने हिंदी विरोधी आंदोलन का व्यापक नेतृत्व किया था वहां पर। इस वजह से डीएमके पार्टी, यानी जिसे हम द्रविड़ मुनेत्र कशगम कहते हैं, ये पार्टी सत्ता में आ पाई है। ये ऐसे का नेतृत्व करके सत्ता में आ पाई है। यहाँ के छात्र जो हैं उन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र के द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध किया है, और डीएमके ने इनके विरोध का नेतृत्व किया है। तो इस वजह से डीएमके जो है अपने मद्रास में अपनी छाप जमा पाई है या चुनाव जीत पाई है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो बाद बाकी राज्य बचे हैं अन्य 8 राज्यों में, यहाँ पे विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों का गठबंधन सरकारें बनी हैं। तो ये कहावत जो मैंने बताई है कहानी कि अगर आप दिल्ली से हावड़ा के लिए जाओ तो यहाँ पे एक भी राज्य ऐसा नहीं पड़ेगा जहाँ पे कांग्रेस शासित राज्य हो। तो ऐसे करके कांग्रेस की खिल्ली भी उड़ाई गई है।
अब यहाँ पर आप देखेंगे चौथे विधानसभा इलेक्शन या लोकसभा और विधानसभा साथ साथ में ही है, तो चौथे विधानसभा इलेक्शन में आपको जो है गठबंधन यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी अब भारतीय राजनीति में एक नया पहलू जुड़ गया है, वो जुड़ गया है गठबंधन का, यानी मिलीजुली सरकारों का। तो 1967 के चुनाव से आपको गठबंधन की परिघटना भी सामने आने लगी है। अक्सर पूछा जाता है, आपने देखा भी होगा, आपने लक्ष्मीकांत की किताब भी पढ़ी है कि हमारे यहाँ गठबंधन की राजनीति का दौर कब से स्टार्ट हुआ है। तो गठबंधन की राजनीति का दौर जो हुआ है 1967 के बाद स्टार्ट हुआ है। 1967 के बाद व्यापक रूप से गठबंधन की राजनीति का दौर भारतीय राजनीति में आ चुका है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई यहाँ पर क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और इसे गैर कांग्रेसी सरकारों का समर्थन दिया। तो इसी को जो है संयुक्त विधायक दल कहा गया या संयुक्त विधायक दल की सरकार किया गया। और आप लोग जानते हैं गठबंधन में क्या होता है, अलग अलग दल के नेता होते हैं, आपस में अपने हितों के लिए साथ में इकट्ठे हो जाते हैं, गठबंधन हो जाता है वो। तो वो बात आप सब जानते हैं कहानी। तो आप देख रहे हैं गठबंधन को इस तरह का है कि साइकिल जो है बढ़ाते चले गए हैं और एक सब जुड़े हुए हैं। वो कह रहा है कि यहाँ चलना है, वो इधर एक, यानी एक हाथ इधर दौड़ रहा है कि इस साइड में कीप राइट नो लेफ्ट टर्न, एक यानी कि इस तरह का हाथ कह रहा है कि इस तरह चलना है, एक कह रहा है इस तरह चलना है। यही होता है गठबंधन। तो गठबंधन हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते हैं, गठबंधन हमेशा टूटते हैं। तो वही सब बताया है। अब गठबंधन की राजनीति का दौर आपने देख लिया, गठबंधन की राजनीति किस तरह से चल रही है यहाँ बताया गया है कि कुछ जगहों पर पार्टियां जैसे कुछ जगह संयुक्त दल बने हैं, दो समाजवादी पार्टियां SSP और PSP शामिल हो गई यहाँ पे बिहार में। पंजाब में संयुक्त विधायक दल और पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार यहाँ पे से कहा गया। ऐसे ही यहाँ पर जो है कुछ और दल थे वामपंथी वगैरह वाले, ये दक्षिणापंथी जनसंघ वगैरह, ये भी संयुक्त हो गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे राज्यों में यही हुआ है, मिलीजुली सरकारें बनी हैं। अब यहाँ पर एक दौर और देखने को मिला है, वो मिला है दल बदल का। अब देखिए आप लोग ये बात तो जानते होंगे, दल बदल, इसके बारे में तो हर व्यक्ति अवगत होगा। मैंने 7th-8th में क्लास 7th-8th की पॉलिटी पढ़ा रहा था, वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। दल बदल का मतलब क्या होता है कि कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल से चुनाव जीता हो, यानी किसी खास दल के चुनाव का चिन्ह लेकर, यानी कोई व्यक्ति मान लीजिए कांग्रेस का चुनाव चिन्ह लेकर जीता है, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव जीता है। अब चुनाव जीतने के बाद क्या करता है, वो कांग्रेस पार्टी से को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। तो इसलिए क्या होगा, ये दल बदल कहा जाएगा। तो यहाँ पर वही हुआ कि भाई कोई बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने क्या किया कि किसी खास का चुनाव चिन्ह लेकर जीत गए और चुनाव जीतने के बाद अपने दल को छोड़कर कोई दूसरे दल में शामिल हो गए। तो ये दल बदल कहा जाता है। 1967 के आम चुनाव में ये बहुत आम बात थी। 1967 में एक कहावत और निकल कर आई है भारतीय राजनीति में, आया राम और गया राम। नहीं ना, 1967 के चुनाव में एक नई बात यहाँ पर निकल के आई है। कौन सी, यहाँ पर एक बात और निकल कर आई है, यानी आया राम और गया राम। अब आया राम और गया राम है क्या? आया राम एक गया राम, ये एक जो है हरियाणा के ये नेताजी हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है। तो इनकी वजह से ये बात आया राम गया राम वाला कॉन्सेप्ट निकल के आया है। यहाँ पर ये बात आप जानते हैं, विधायकों के द्वारा तुरंत छोटी हुई पार्टी, यानी एक ऐसी घटना निकल के आई। 1967 का चुनाव था। अब चुनाव में हरियाणा के एक विधायक थे जिनका नाम था गयालाल। अब गयालाल ने क्या किया, अब ये भी जान लीजिए, गयालाल ने मैंने कह सकते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर ही 3 दफा अपनी पार्टी बदल दी। यानी गयालाल ऐसे मतलब महान विधायक हैं, इन्होंने एक पखवाड़े, एक समय ड्यूरेशन के अंदर अंदर 3 दफा अपनी पार्टी बदल दी। पहले ये क्या किया इन्होंने, कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए और फिर कांग्रेस में लौट आए और कांग्रेस में लौटने के 9 घंटे बाद फिर से यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। अब ऐसे में कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थिति क्लियर ही नहीं हो पा रही थी, भाई गयालाल हमारे में है या नहीं है। तो वहां पर यही निकल गया, उनके मुंह से घोषणा कर दी उन्होंने, गया राम था अब आया राम है। और कुछ हड़बड़ी में फिर उन्होंने क्लियर किया कि आया राम गया राम। तो ऐसे करके ये भारतीय राजनीति में कहावत बन गई। यानी आज भी आप देखेंगे कि जब भी कोई नेता वगैरह दल छोड़ के जाता है तो ये कहावत आज बन चुकी है राजनीति में कि आया राम गया राम। तो ये खास करके हरियाणा के गयालाल जी हैं जिन्होंने ये कहावत को जन्म दिया और ये कहावत आज भी चरितार्थ होती है, आज भी सही बैठती है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कांग्रेस में विभाजन, 1967 का जो भी जनादेश आया हो, उस जनादेश के बाद आप समझ रहे होंगे जो है कांग्रेस के अंदर फूट तो पड़नी थी। फूट पड़ने का रीजन भी है। अब फूट कैसे पड़ी वो भी हम देख लेते हैं। पहले 1967 के चुनाव में कांग्रेस जो सत्ता में कायम तो हो गई है, लेकिन बहुमत इसे इतना ज़्यादा नहीं मिल पाया है। यानी चुनाव के नतीजों ने यह साबित कर दिया है कि भाई कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है जिसे हराया नहीं जा सकता है। यानी कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसे हरा सकते हैं, बड़े आराम से हरा सकते हैं। यानी पहले लोगों को ये लगता था कि भाई कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया है तो लोगों के दिलों पर राज किया है कांग्रेस ने, कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता है, ऐसा लोगों को मानना था। लेकिन अब ये मान जो है लोगों की सोच बदल रही है। लोग ये मान लगे भाई कांग्रेस भी चुनाव हार सकती है और हराया भी जा सकता है।
लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली बात यह है, जो कि मैं बार बार यही कहता हूं, गठबंधन कितना भी मजबूत क्यों ना हो, गठबंधन कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन वो टिक नहीं पाता, ज़्यादा दिनों तक साथ में टिक नहीं पाता है, क्योंकि वहां पर उनके पास कोई स्पष्ट नीति नहीं होती है, कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं होता है कि हमें कैसे सरकार चलानी है। तो यहाँ पर बहरहाल अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। राज्यों में ज़्यादातर गैर कांग्रेसी सरकारें, जो गठबंधन सरकारें बनी थी, वो ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई हैं, गिर गई हैं। समझ रहे हैं आप? 1967 के बाद मान लीजिए लोगों ने मिलजुल के सरकारें तो बना ली, अब थोड़ा सा मतभेद हुआ, एक दूसरी पार्टी में अलग अलग हो गए, सरकार गिर गई। तो ये यहाँ पर स्थिति बनी है। लोगों का विश्वास फिर भी कांग्रेस में ही था। लोगों का मानना यह है कांग्रेस कैसी भी पार्टी सही एक स्थायी शासन तो दे रही है, एक स्थायी शासन तो मिल रहा है, हमें कोई हमें दिक्कत तो नहीं आ रही है। जो हम आज जो हमारी जो खींचतान चल रही, खींचतान तो देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे जिक्र है के कामराज का, जो कि कांग्रेस पार्टी के आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पर अध्यक्ष हैं, रह चुके हैं ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्वतंत्रता सेनानी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, मद्रास के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने मद्रास प्रांत में सबसे पहले मिड डे मील, दोपहर का भोजन देने की योजना लागू करने के लिए ये प्रसिद्ध है। यानी आप देखेंगे कि हमारे देश में एमडीएम यहीं से स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले किसी राज्य में जिक्र मिलता है तो मिड डे मील आपको जो है मद्रास में देखने को मिलेगा, और मिड डे मील को लाने वाले यही व्यक्ति हैं। ठीक है, यहाँ पर वैसे तो मिड डे मील हमारे यहाँ बाद में अप्लाई हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे। इसके अलावा 1963 में इन्होंने प्रस्ताव रखा कि सभी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि युवा जो नेता हैं वो पार्टी में आ सकें। तो इनका जो प्रस्ताव जो है वो कामराज योजना के नाम से मशहूर हुआ है। कामराज योजना यही थी कि भाई वरिष्ठ जो नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, वो छोड़ के चले जाएं पार्टी को, और नए नेताओं का आगमन हो, ताकि पार्टी की विचारधारा जो है बदले, पार्टी में एक नया रवैया है, ऐसा इनका मानना था। तो ये कामराज का थोड़ा जिक्र है, ब्रीफ है। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा बनाम सिंडिकेट। सिंडिकेट का मतलब क्या होता है? संघ या सभा। खास करके एक कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक समान विचारधारा रखते हैं, उन्हें सिंडिकेट बोलते हैं। जैसे बैंक के संदर्भ में यूज होता है कि कुछ बैंकों का समूह है, उसे सिंडिकेट बोलते हैं। तो वैसे ही कोई समान विचारधारा रखने वाले लोग हैं या फिर समान मत रखने वाले लोग हैं, उनके ग्रुप को हम सिंडिकेट कहते हैं। ठीक है, तो इंदिरा बनाम सिंडिकेट है क्या? सिंडिकेट, ये यहाँ पर जो इंदिरा बनाम सिंडिकेट का जो जिक्र है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप इतना समझ गए होंगे, कांग्रेस का ही जिक्र आ रहा है, कांग्रेस पार्टी का ही जिक्र आ रहा है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी में दो विचारधाराएं थी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जिसमें सभी लोग रहे हैं, गर्मपंथी, नरमपंथी, वामपंथी, दक्षिणापंथी, ठीक है, जो क्रांतिकारी, उग्रवादी, सब शामिल रहे हैं। यानी कांग्रेस सबके विचारों को साथ में लेकर चली है कांग्रेस, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में केवल एक विचारधारा के लोग नहीं थे, यहाँ पर भी वही दो तरह के लोग थे। यानी कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी को चुनौती विपक्ष से नहीं है, बल्कि खुद की पार्टी के भीतर से मिल रही है, खुद की पार्टी के भीतर सिंडिकेट से। सिंडिकेट क्या है? कुछ खास कांग्रेसी वरिष्ठ नेताओं का समूह है। यानी कि यहाँ पर इनके भीतर इनका समूह है, ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का समूह है, और सिंडिकेट ने ही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खास करके वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने इनको इंदिरा गांधी को जो है कह सकते हैं इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में भूमिका निभाई थी। तीसरे लोकसभा इलेक्शन में जब लाल बहादुर शास्त्री गुजर गए थे, उसके बाद सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद यही थी इंदिरा गांधी हमारे हाथ की कठपुतली रहेंगी, यानी जो भी काम करेंगे हमसे पूछ पूछ के करेंगी। लेकिन इंदिरा गांधी चूंकि नई नहीं थी, और इंदिरा गांधी ने ऐसी नीतियां बनाई हैं जो सिंडिकेट वाले थे, सिंडिकेट को उन्होंने हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया है। यानी कि अब इनकी पूंछ ही खत्म कर दी है, यानी कि जो इनसे पूछ पूछ के काम किया जाता था वो सब खत्म कर दिया है, समझे। तो ऐसे करके सिंडिकेट वाले इनसे नाराज थे, सिंडिकेट वाले इनसे अच्छे खासे नाराज थे। तो थोड़ा कांग्रेसी सिंडिकेट के बारे में ऊपर पढ़ लेते हैं तो हम यहाँ पे अच्छा क्लियर हो जाएगा। यानी कि कांग्रेसी नेताओं का एक अनौपचारिक तौर पर समूह था जो कि सिंडिकेट के नाम से इंगित किया जाता है, और इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। यहाँ पर इनके जो अगुवाकार जो थे वो के कामराज ही थे, और ये एक ताकतवर और इसमें तो कुछ ताकतवर नेता भी थे, जैसे बम्बई सिटी के हैं एस के पाटिल, मैसूर के जो है एस निजलिंगप्पा हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश के संजीव रेड्डी हैं, पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष हैं, ऐसे कुछ लोग थे। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी दोनों को लाने में इन सिंडिकेट के ही कुछ महत्वपूर्ण नेताओं की भूमिका थी, क्योंकि लोग जो थे कांग्रेस पार्टी के अंदर भीतर भी जो भी लोग थे, सांसद वगैरह, इन लोगों की बात ज़्यादा मानते थे। तो यहाँ पर इनकी अच्छी खासी भूमिका रही है। आगे बढ़ते हैं। जब इंदिरा गांधी ने यहाँ पर इन्हें सिंडिकेट को हाशिए पर धकेल दिया है, तो कांग्रेस का विभाजन हो गया है, और कांग्रेस के विभाजन के बाद सिंडिकेट के नेताओं और उनके प्रति निष्ठावान कांग्रेसी जो हैं वो कांग्रेस ओ के नाम से इन्होंने हो गया है समूह, और दूसरा समूह बन गया है इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर के नाम से, यहाँ पर लोकप्रिय रहा है। लेकिन 1971 में आप देखेंगे इंदिरा गांधी के प्रभाव के आगे जो कांग्रेस ओ है, यानी कि सिंडिकेट नेताओं वाला समूह है, ये बिल्कुल
जो है कह सकते हैं प्रभावहीन हो गया है। अब देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम और आ रहा है, इनका नाम है एस निजलिंगप्पा, ठीक है, यानी एस निजलिंगप्पा है ये वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे हैं, संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, मैसूर प्रांत के कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं 1968 से 71 के बीच में। तो जैसा कि आपने यहाँ पर अभी देखा कि भाई सिंडिकेट के नेताओं का जैसा मानना था कि इंदिरा गांधी जो है बिल्कुल हमारे कठपुतली में चलेंगी, यानी हम जैसा कहेंगे वैसा मान के चलेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इंदिरा गांधी जो थी बड़ा ही कह सकते हैं आयरन लेडी थी, यानी विचारों में बहुत ज़्यादा मजबूत थी, जो ठान लेती थी वो करती थी। तो इंदिरा गांधी ने इनकी बात नहीं मानी है, इन्हें उनको साइड पर ढकेल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी ने काफ़ी साहसिक रणनीति अपनाई है, काफ़ी विचार जो है कह सकते हैं तमाम तरह के जो है विचारात्मक परिवर्तन किए हैं। उन्होंने एक साधारण से सत्ता संघर्ष को विचारधारात्मक संघर्ष में बदल दिया है। इसके अलावा इनकी जो नीतियां थी, यानी इंदिरा गांधी ने ऐसी नीतियां अपनाई हैं जो वास्तव में आमूल परिवर्तनवादी, यानी वामपंथी रंग देने की प्रयास किया है। अब देखिए आपको मैंने वामपंथी दक्षिणापंथी की परिभाषा पहले ही बताई थी कि वामपंथी का मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जो पुरानी परंपराएं, पुरानी रूढ़िवादिताएं या पुरानी हमारा जो ट्रेडिशन चला आ रहा है उस ट्रेडिशन से अलग हटकर एक नया वहां पर अपने विचार या सोच लेकर आए, उसे वामपंथी कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस में भी यही हाल था, कुछ लोग वही परंपरागत रूप से चले आ रहे थे, वरिष्ठ नेता जो थे जो चल रहा है वो बेटर है। अब यहाँ पर इंदिरा गांधी आई, उन्होंने एकदम पूरी नीति बदल के रख दी है। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो इनकी जो विचार है उन्हें वामपंथी बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वामपंथी का अर्थ गलत मत ले जाना। तो इनकी जो रंग वगैरह थे वामपंथी रंग देने का प्रयास किया है। 1967 में ही इन्होंने मई में एक 10 सूत्री कार्यक्रम इन्होंने अपनाया है इंदिरा गांधी ने। इसमें इन्होंने बैंकों पर जो सामाजिक नियंत्रण की बात कही है, आम बीमा का राष्ट्रीयकरण, इसके अलावा शहरी संपदा आय का परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस प्रणाली यहाँ पे लाने में, सबसे इंपॉर्टेंट है भूमि सुधार। 1967 के बाद भूमि सुधार आंदोलन को लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इंदिरा गांधी की है। भूमि सुधार आंदोलन, ग्रामीण गरीबों के लिए इन्होंने जो है आवासीय भूखंड वगैरह और प्रीवी पर्स को खत्म करने की यहाँ पे योजना। तो इस तरह की ये नवाचारी विचार जो है इसके लिए ने जो है इंदिरा गांधी को वामपंथी की संज्ञा दी गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सिंडिकेट वाले नेता थे खलबली तो मच गई कि भाई इंदिरा गांधी आई हैं, कल जो नेता कल तक हमने जिन्हें गोद में लेके खिलाया है आज वो हम पे हुक्म चलाएंगी। ऑब्वियस सी बात है लोगों को हजम तो नहीं होगा, वरिष्ठ नेताओं को हजम नहीं होगा। तो अब यहाँ पर वही स्थिति क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पर एकदम गुटबाजी बनने लगी है। अब देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति और हैं कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। ये दिसंबर 1970 से लेकर 1971 तक बिहार के, और इसके अलावा 1970 से लेकर 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बिहार में ये स्वतंत्रता सेनानी समाजवादी नेता रहे हैं। इसके अलावा लोहिया के प्रबल समर्थक रहे हैं और इनका नाम जो जाना जाता है वो अदर बैकवर्ड कास्ट को सबसे पहले रिजर्वेशन का प्रावधान लागू करवाने में इनका नाम जाना जाता है। यानी सबसे पहले बिहार राज्य में ही ओबीसी को यहाँ पर जो है ओबीसी के रूप में पहचान मिली है, राजनीतिक जो रूप से यहाँ पे आरक्षण मिला है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा के विरोधी रहे हैं और हिंदी भाषा के समर्थक रहे हैं, यानी राम मनोहर लोहिया के एकदम कह सकते हैं फॉलोअर हैं ये, ठीक है। तो कर्पूरी ठाकुर का नाम भी काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी बार बिहार जो राज्य से बिलोंग करते हैं तो इनका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर राष्ट्रपति पद का चुनाव आ जाता है, यानी कि अब तो लोकसभा का इलेक्शन तो है ही है, लोकसभा के इलेक्शन विधानसभा के इलेक्शन का तो निर्णय आ चुका है 1968 वाले का। अब यहाँ पर उसी समय राष्ट्रपति पद का चुनाव भी होना है 1969 में। अब राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है, अब वहाँ पर तो विरोध ऑब्वियस सी बात है खुलकर सामने आ गया है। अब विरोध खुलकर सामने कैसे आ गया है, यहाँ पर 1959 में क्या है, राष्ट्रपति जो है जो तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन इनकी मृत्यु हो जाती है और उस साल राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। यहाँ पर इंदिरा गांधी से असहमति रखते हुए भी जो कांग्रेस पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष हैं, यानी यहाँ पर बताया गया इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस साल के सिंडिकेट के जो तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष हैं एन संजीवन रेड्डी, इन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कर दिया है, इन्होंने एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, यानी इन्होंने एक उम्मीदवार खड़ा करने में सफलता पाई है। लेकिन एन संजीव रेड्डी जो हैं, एन संजीव रेड्डी से इंदिरा गांधी की बिल्कुल बनती नहीं थी। कांग्रेस के अंदर रहने के बावजूद भी एन संजीव रेड्डी के विचारों से इंदिरा गांधी का तालमेल नहीं खाता था, यानी राजनीतिक रूप से अनबन चली आ रही थी। अब इंदिरा गांधी ने क्या किया है, इंदिरा गांधी ने भी एक चाल खेली है। अब यहाँ तो संजीव रेड्डी ने तो ऑफिशियली क्या किया है, देखिए समझने वाली बात है, आप समझ यहाँ पे राजनीति को देखिए कि कांग्रेस पार्टी के जो ऑफिशियली प्रेसिडेंट कौन होंगे, ऑफिशियली प्रेसिडेंट का नाम कांग्रेस पार्टी ने समर्थन जो किया है वो यहाँ पर, यानी आप देखेंगे एक अलग व्यक्ति का नाम दिया है, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो एन संजीवन रेड्डी हैं इन्होंने जो है यहाँ पर ये नाम दिया है, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये है निजलिंगप्पा, ठीक है।
तो इनका एक कैंडिडेट है, ठीक है, उन्होंने उतार दिया है। तो यहाँ पर वही है, यानी एन संजीव रेड्डी ने ऑफिशियली एक व्यक्ति का नाम अनाउंस कर दिया है, लेकिन इंदिरा गांधी एन संजीव रेड्डी से सरोकार नहीं रखती है, राजनीतिक आंदोलन चल रही है। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया है, जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति हैं बीबी गिरी उस समय, उनको बढ़ावा दिया है। उनसे कहा है कि आप जाके नामांकन पर्चा फाइल कर दो, आप जाके पर्चा फाइल कर दो। यानी कि आप समझने वाली यह बात देखिए, राजनीति कितनी ज़्यादा, राजनीति जो है, राजनीति क्यों राजनीति है, तो राजनीति इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल उम्मीदवार कोई और है, लेकिन इंदिरा गांधी किसी और को समर्थन दे रही हैं। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया है, बीबी गिरी से कहा है कि आप अपना पर्चा फाइल कीजिए। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर इंदिरा गांधी की रोल तो काफ़ी अहम था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इसके अलावा जो भूतपूर्व राजा महाराजा थे जिन्हें विशेषाधिकार के रूप में प्रिवी पर्स दिया गया था, इसको समाप्त करने की बड़ी घोषणाएं कर चुकी हैं इंदिरा गांधी। तो उस वक्त क्या था, जो मोरारजी देसाई थे उस समय के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे, तो जो इंदिरा गांधी की योजनाएं थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण वगैरह है, और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को जो विशेषाधिकार वाला प्रिवी पर्स दिया गया था, इसको समाप्त करने का जो बात कही है, घोषणा की है, तो इस बात को लेकर मोरारजी देसाई काफ़ी नाराज हो गए। तो उन्होंने तो कहा कि नहीं यार, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है कि ऐसा करना तो रियासतों के साथ धोखा होगा, भाई ऐसा करना तो रियासतों के साथ प्रिवी पर्स खत्म करना रियासतों के साथ धोखा होगा, इस तरह की बातें कही हैं। लेकिन बहरहाल इंदिरा गांधी जो थी अपने जो है वादे पर अड़िग रही हैं, उन्होंने कहा नहीं, जो करना है वो करेंगे हम। आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते और विवाद गहरा गया है। यहाँ पर दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव की ताकत में आजमा लिया जाए कि भाई कौन किसका जो पावर ज़्यादा है। अब भाई कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं जो लिंगप्पा जो हैं, इन्होंने एक सचेतक जारी किया और यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि सभी कांग्रेसी सांसद विधायक आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट डालेंगे। ये संजीव रेड्डी का नाम जो है कांग्रेस पार्टी ने उस समय जो है एस निजलिंगप्पा ने जो है ऑफिशियली अनाउंस किया था और इन्होंने सचेतक जारी किया था। सचेतक देखिए, विप का मतलब जो है आप आगे पढ़ेंगे या फिर आप पढ़ चुके हैं और नहीं पढ़ा है तो आपको मैंने लक्ष्मीकांत में पढ़ा है। विप का मतलब ये होता है जब सचेतक जारी कर दिया जाता है, विप जारी कर दिया जाता है, तब आप पार्टी के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके अपोजिट नहीं जा सकते हैं। सचेतक का मतलब यही होता है कि आप पार्टी की विचारधारा से हटके निर्णय नहीं ले सकते। अगर आप पार्टी की विचारधारा से हटकर निर्णय ले रहे हैं तो आप पार्टी आपको आपके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार है। ठीक है, विप का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ये घोषणा कर दी है, सचेतक जारी कर दिया है कि आपके कांग्रेस के लोगों को संजीव रेड्डी को ही वोट देने होंगे प्रेसिडेंट इलेक्शन में। अब लेकिन इंदिरा गांधी ने यहाँ पर फिर से एक जो है अपना चाल खेल दी है। इंदिरा गांधी ने क्या किया है, इंदिरा गांधी ने यहाँ पर एक अनाउंसमेंट कर दिया है, यानी छुपे तौर पर अनाउंसमेंट कर दिया इंदिरा गांधी ने कि भाई अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने को कहा है। अब देखिए, दो व्यक्ति हैं, एक तो कांग्रेस का अध्यक्ष है और दूसरी कांग्रेस का में ही एक नेता है इंदिरा गांधी। इन्होंने कह दिया नहीं, आपकी अंतरात्मा जो कहे आप वहाँ वोट डालो। अब ऐसा कहने का मतलब क्या है कि भाई विधायक और सांसदों को छूट मिल गई। अब विधायक सांसद अपनी मनमर्जी से वोट डाल सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, चुनाव होता है। अब चुनाव में जब ये बात कह दी गई है तो ऐसे में विधायक सांसदों ने जो है इंदिरा गांधी की बात मानते हुए बीबी गिरी को प्रेसिडेंट का इलेक्शन जिता दिया है और एन संजीवन रेड्डी हार गए हैं, जबकि एन संजीवन रेड्डी कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियली उम्मीदवार थे। अब ये हार गए हैं। अब जब एन संजीवन रेड्डी हारे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अब तो मतभेद खुलकर सामने आ गए। अब मतभेद जो खुलकर सामने आए हैं तो पार्टी का टूटना यहाँ पर तय हो गया। पार्टी जो है वो टूट कर रहेगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक नई घटना घटित हुई है। नई घटना ये घटित हुई है, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं यानी जो लिंगप्पा हैं, लेकिन इनका नाम थोड़ा अटपटा है, निजलिंगप्पा। ठीक है, तो निजलिंगप्पा जो हैं इन्होंने क्या किया है, इन्होंने प्रधानमंत्री को ही निष्कासित कर दिया। प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। यानी कांग्रेस के अध्यक्ष ने यहाँ पर यह किया है, प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। कांग्रेस के अध्यक्ष ने यह किया कि भाई कि ये पार्टी को जो है पार्टी को विघटन की ओर ले जा रहा है व्यक्ति, इसे पार्टी से निकालो। अब कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं कौन है, निजलिंगप्पा हैं। अब इन्होंने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से बाहर कर दिया। अब इंदिरा गांधी को बाहर कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है, पार्टी अब तो दो खेमे में टूटनी है। कुछ इंदिरा गांधी के समर्थक भी होंगे, कुछ निजलिंगप्पा के भी समर्थक होंगे। तो 1969 में यहाँ पर नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई वाली कांग्रेसी खेमा को कांग्रेस ओ कहा गया, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कहा गया, और इंदिरा गांधी के खेमे अगुवाई वाला खेमा जो है वो कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट कहा गया, यानी कांग्रेस आर कहा गया। यानी कांग्रेस ओ में जो है कह सकते हैं सिंडिकेट वाले नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, और कांग्रेस आर में जो है इंदिरा गांधी थी। तो यहाँ पर इन दोनों दलों को क्रम से क्या कहा गया है, इसको कांग्रेस ओ को, यानी कांग ओ है जो, उसको क्या है पुरानी कांग्रेस कहा गया है, और कांग आर जो है इसको क्या कहा गया है, नई कांग्रेस। नई कांग्रेस में कौन थी, यहाँ पे इंदिरा गांधी थी नई कांग्रेस में। ठीक है, ये नाम याद रखना। और यहाँ पर निजलिंगप्पा थे। ठीक है,
ये ध्यान रखना यहाँ पर। तो ऐसे करके पार्टी टूट गई है। अब पार्टी टूटी है तो समझ रहे हैं क्या होगा। तो यहाँ पर अब जो लड़ाई स्टार्ट हो गई है, अब ये लड़ाई समाजवादी और पुरातनपंथी और गरीबों की हिमायती वाली लड़ाई स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पर ये लड़ाई ये वाली आ गई है। अब देखिए इंदिरा गांधी ने यहीं पर थोड़ा अपना खेल खेला है। अब खेल क्या खेला है, उस समय प्रिवी पर्स दिया जाता था। प्रिवी पर्स क्या था, जैसे आपने पढ़ा होगा आज़ादी का संघर्ष पढ़ा है और उसके बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान पढ़ा है, उस दौरान आपने पढ़ा होगा कि वल्लभ भाई पटेल ने जो रियासतों का विलय किया था, वो विलय ऐसे नहीं हुआ था, आसानी से नहीं हुआ था विलय। 565 जो रियासतें थी उनके राजाओं को तमाम प्रलोभन दिए गए थे, लालच दिए गए थे। उनसे कहा गया था कि आपको हम इतनी संपत्ति देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं वल्लभ भाई पटेल ने किसी को 20 लाख रुपए की मदद दी है, राजस्थान के किसी राजा को 30 लाख रुपए की मदद मिली है, 40 लाख की मदद मिली है, ये आपने सुना होगा। और ये भी कुछ वादा किया गया था, क्योंकि आपकी रियासतों का गवर्नमेंट में अधिग्रहण कर लिया जा रहा है तो आपको पेंशन पे पहुंचा दिया जा रहा है, यानी आपको पेंशन मिलती रहेगी, आपको पेंशन मिलती रहेगी। इस तरह की बातें कर जो है वल्लभ भाई पटेल ने इनका विलय किया था। अब विलय को तो 20 साल हो चुके हैं, गुजर चुके हैं। कायदे के हिसाब से तो ये बात गलत है, यानी संवैधानिक रूप से तो गलत है। संविधान में तो यहाँ पर कोई विशेषाधिकार की बात कही नहीं गई है। संविधान में तो यहाँ पर एक तरह से समानता की बात कही गई है, और समानता की बात में इन लोगों को विशेष भत्ते वगैरह देना ये तो गलत है, संविधान के खिलाफ है। तो इसके खिलाफ नेहरू जी ने भी आवाज उठा चुके थे कि अब तो खत्म कर दो ये। लेकिन कुछ लोग ये मानते थे, जो रियासतों के राजाओं के समर्थक ये थे कि नहीं, ये खत्म करने से फिर से यहाँ पे संकट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जनता ऐसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करती थी। जनता कहती थी नहीं, राजा रंग का बात बराबर है, अब संविधान लागू हो गया तो राजा का मतलब ही क्या है, क्यों उन्हें विशेषाधिकार दिए जा रहे हैं। यानी जनता बिल्कुल इस बात को तैयार थी कि राजाओं के अधिकार अब खत्म कर दो, राजाओं को कोई पेंशन नहीं, कोई भत्ते वगैरह कुछ ना दिए जाए। तो यहाँ पर वही सब चीजें हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आलोचना जो है, जो हुई है यहाँ पर आलोचना यहाँ पर नहीं हुई है, तो सॉरी। तो यहाँ पर कुछ जो नेता थे जो कि खास करके रियासतों वगैरह से बिलोंग करते थे, या फिर जिनके मन में राजाओं के प्रति बड़ा सम्मान वगैरह वाला भाव था, तो उन्होंने तो बड़ा ऐसे गलत बताया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो बिल्कुल रियासतों के साथ विश्वासघात होगा। जैसे मोरारजी देसाई एक इनमें से एक व्यक्ति थे, इन्होंने कहा नहीं, प्रिवी पर्स जो नैतिक रूप से गलत है। इनका मानना ये था रियासतों के साथ धोखा होगा, यानी जो है वल्लभ भाई पटेल ने जो वादा किया वो तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन तमाम नेता जो थे, तमाम नेताओं का मानना ये था कि अब इसे खत्म कर दिया जाए। यानी वो तो एक परिस्थितियां थी, यानी जब देश आज़ाद हुआ था वो तो हमारे सामने मजबूरी थी, जो हमें कुछ प्रलोभन दे के लोगों को ऐड करना पड़ा। अब तो कोई प्रलोभन है नहीं, अब तो सत्ता हमारे हाथ में आ गई है, अब तो इनमें लात मार सकते हैं हम लोग, और जनता भी यही चाह रही है। यानी कि संविधान में भी यही बात कही गई है, वंशानुगत विशेषाधिकार यहाँ पर संविधान में नहीं है। संविधान में बड़े समानता, सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों से मिल नहीं खाता प्रिवी पर्स। तो नेहरू जी भी इसे कई बार खत्म करने की बात कह चुके थे। लेकिन 1967 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने ऑफिशियली घोषणा कर दी ऐसे। अब घोषणा करने से आप समझ रहे होंगे, आपने ये बात तो आप जानते ही हैं, मैंने बताया भी है आपको, कि मोस्टली उस समय जो जितने भी लोग पार्टी वगैरह में थे, वो मोस्टली क्या थे, जो नेता वगैरह लोग थे, सॉरी जो आपके पहले राजा वगैरह लोग थे, राजाओं के परिवार वगैरह वाले लोग थे, अब वो नेता बन गए थे। तो उनमें खलबली मच गई एकदम से कि ये क्या हो रहा है, ये तो हमारा दाव हम पे उल्टा पड़ गया, यानी हमें जो विशेषाधिकार मिले थे वो खत्म करने की बात की जा रही है। प्रिवी पर्स को लेकर जो है 1970 में संविधान संशोधन लाया गया है, लेकिन ये राज्यसभा से मंजूर नहीं हो पाया है उस समय। इसके बाद सरकार ने अध्यादेश लेकर आई है, इसे सर्वोच्च न्यायालय से निरस्त करवा दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। लेकिन 1971 का जो चुनाव होने वाला था, आगामी चुनाव यानी 5वां चुनाव होने वाला था, उस चुनाव में तो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने इसे मुद्दा बना दिया है। अब मुद्दा बना दिया है तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये बात तो जानते हैं, प्रजा जो आपकी देश की जो भी थी, राजा की जो प्रजा थी, जिस स्टेट में राजा या जो रियासतों में प्रजा थी, वो प्रजा अपने राजा से खुश तो बिल्कुल नहीं थी। तो प्रजा को यहाँ मौका मिल गया, प्रजा ने कि नहीं, बिल्कुल खत्म करो इनका, राजाओं को कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो भाई प्रजाओं, जब इंदिरा गांधी ने इस बात को मुद्दा बना दिया है, तो इस मुद्दे को एक भारी जन समर्थन मिला है, और जन समर्थन मिलने की वजह से इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन में फिर से जीती हैं, और बाद में संविधान संशोधन हुआ है और प्रिवी पर्स समाप्त कर दिया गया है। यानी कि जो राजाओं को विशेषाधिकार, राजाओं को पेंशन के रूप में जो धनराशि मिल रही थी, वो मिलना अब बंद हो गई इसके जरिए। तो ये प्रिवी पर्स वाला रोल अहम रहा है यहाँ पर इनके लिए। तो 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन आप देखेंगे, यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि कैसे कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जो अपनी गरिमा थी, वो कैसे 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने उनसे दोबारा वापस लाया है, तो वो यहाँ पर आप पढ़ेंगे। तो 1971 का चुनाव था, स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर मुकाबला। तो यहाँ पर कांग्रेस की टूट आपने देखी, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस आर जो थी इंदिरा गांधी वाली थी, और कांग्रेस ओ जो थी सिंडिकेट यानी पुराने नेताओं वाली थी।
तो जो यहाँ पर आपका चौथा लोकसभा इलेक्शन हुआ था, चौथा लोकसभा इलेक्शन होने के बाद आपने ये भी पढ़ा है कि भाई कांग्रेस प्रचंड बहुमत में नहीं थी, कांग्रेस को जो है समर्थन के आधार पर ही कांग्रेस सरकार बना पाई है अपनी, कैसे भी करके सरकार तो बन गई है, लेकिन कैसे मिलजुल कर सरकार बनी है। और सरकार जो बनी है उसमें डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेताओं का हाथ था, कुछ इन पार्टियों का समर्थन था, इस वजह से केंद्र में सरकार बन पाई है। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपना चरित्र बदल दिया है। इंदिरा गांधी अब समाजवादी रंग में रंग गई हैं। समाजवादी रंग में रंगने की वजह से क्या हुआ है कि ये लोग नाराज होने लगे हैं। खास करके इंदिरा गांधी ने इसी दौर में भूमि सुधार आंदोलन चलाया है, इसके लिए जबरदस्त अभियान छेड़ दिया है, भू परिसीमन का अभियान छेड़ दिया है। अब इंदिरा गांधी ने यहाँ पर एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया है? वो बड़ा बोल्ड डिसीजन है। बड़ा बोल्ड डिसीजन इसलिए है, बड़ा ही इसे जो है कह सकते हैं दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति डिसीजन ले सकता है। अब देखिए इंदिरा गांधी ने ये बात बड़े अच्छे से भांप ली कि जब तक हमारा जो चौथा लोकसभा इलेक्शन वाला जो पीरियड है और इस पीरियड में हमारा जो कार्यकाल है, जब तक ये डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन में हमारा कार्यकाल है, हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, हम कुछ काम करना चाहेंगे, ये बीच में ही कह देंगे कि नहीं हम तो सेपरेट हो रहे हैं, आपकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि चौथे लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत हासिल नहीं हुआ था। तो इंदिरा गांधी यहाँ पे निकल कर आई हैं। इंदिरा गांधी ने संसद में बड़ी मजबूती के साथ ये बात कही है। इन्होंने कहा है कि भाई सरकार से इन्होंने कहा है कि 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी है। अब यहाँ पर एकदम सब लोग हतप्रभ रह गए, सब लोग एकदम अचंभित रह गए, भाई ये क्या हुआ? एक महिला जो प्रधानमंत्री पद पर होते हुए खुद ये कह रही है कि हमारी भाई सरकार भंग कर दो, अब बहुमत में नहीं है सरकार। मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये जो एक तरह से कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मजबूत व्यक्ति इस बात ऐसे निर्णय ले पाएगा। हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। और वैसी बात है, हर कोई व्यक्ति को जो अपनी सीट प्यारी होती है, कुर्सी प्यारी होती है, कौन छोड़ना चाहेगा? इंदिरा गांधी ने वहाँ पर बहुत टफ डिसीजन लिया और यहाँ पर ऐसे करके लोकसभा भंग कर दी गई है। यानी कि कांग्रेस पार्टी अब जो डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दम पर इसने चौथे लोकसभा में अपना प्रधानमंत्री पद पर ये पहुंच पाई थी, अब उसने बिल्कुल खत्म कर दिया। चौथा लोकसभा इलेक्शन ही पूरा भंग हो गया है। अब 5वें लोकसभा इलेक्शन की तैयारी हो गई है। यानी 1967 के बाद अब 71 का टाइम आ गया। 71 में तय हुआ है कि 71 में फरवरी माह में इलेक्शन होंगे। अब यहाँ पर इंदिरा गांधी ने अब क्या रोल चला है वो हम देखेंगे। अब मुकाबला क्या है? अब मुकाबला यहाँ पर यही है, चुनावी मुकाबला। कांग्रेस आर के विपरीत जान पड़ रहा था, यानी लोगों को लग रहा था कि भाई कि कांग्रेस आर नहीं जीतेगी, इंदिरा गांधी में क्या कर लेगी, इंदिरा गांधी एक अकेली महिला है, इंदिरा गांधी के होने से क्या होगा। लोगों का यही मानना था कि भाई पुराने जो कद्दावर नेता हैं, एकदम जिनकी छवि अच्छी खासी बनी हुई पुराने नेताओं की, उनके आगे इंदिरा गांधी कहाँ टिक पाएगी। इंदिरा गांधी अकेली हैं और जो पुराने वाले नेताओं का समूह है, इनसे कैसे लड़ पाएगी। तो यहाँ पर हर किसी को यही विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली संगठनित ताकत जो है कांग्रेस ओ के नियंत्रण में, पुरानी पार्टी के नियंत्रण में है। और सबसे बड़ी बात ये थी, गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियां भी जो थी, इन्होंने गठबंधन बना लिया था। यानी गैर कांग्रेसी पार्टियों ने ग्रैंड अलायंस के नाम से गठबंधन बना लिया था। और ये लोग इंदिरा गांधी के एकदम कट्टर विरोधी थे। यानी इंदिरा गांधी को विरोध किन किन का झेलना पड़ रहा है? इंदिरा गांधी को विरोध झेलना पड़ रहा है एक तो सिंडिकेट का, यानी सिंडिकेट यानी अपने वरिष्ठ नेताओं का विरोध झेलना पड़ रहा है, उनकी पार्टी का विरोध झेलना पड़ रहा है। ऊपर से जो विपक्ष है, इसे ग्रैंड अलायंस कह रहे हैं, ग्रैंड अलायंस का विरोध झेलना पड़ रहा है। दो लोग तो विरोध करने वाले ही हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, क्रांति दल, ये सब एक छतरी में आ गए थे। इन एक छतरी में आने की वजह से इन्हें ग्रैंड अलायंस कहा गया है। यानी कि दो पार्टियां हैं, दो बड़े बड़े समूह हैं जिनसे टकराना है इंदिरा गांधी को। अब ये सब यानी नई कांग्रेस के पास मुद्दा ये था, यानी कि नई कांग्रेस का मतलब क्या है? इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस के पास मुद्दा ये था, एक एजेंडा है और कार्यक्रम है, यानी इनके पास दूरगामी एक सोच है। जबकि यहाँ पे गठबंधन वाला जो ग्रैंड अलायंस है, इसके पास कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, इन्हें यही नहीं पता मैं करना क्या है, बस आ गए हैं। तो ग्रैंड अलायंस वाले चिल्ला रहे हैं इंदिरा गांधी को हटाओ, इंदिरा गांधी हटाओ, इंदिरा गांधी हटाओ। अब इंदिरा गांधी ने यहाँ पर अपनी सूझबूझ का परिचय दिया है। इंदिरा गांधी ने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा है। इन्होंने नारे, यानी कि जो इंदिरा गांधी वाले हटाओ वाले नारे को इन्होंने गरीबी हटाओ की शक्ल दे दी है। इन्होंने कहा है, इन्होंने इंदिरा गांधी ने समझाया है पब्लिक को जगह जाकर कि विपक्ष के पास तो एक ही मुद्दा है, केवल इंदिरा गांधी हटाओ, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। जबकि अब इन्होंने मुद्दा दिया है गरीबी हटाओ। यानी ये अक्सर आज भी कभी उठाया जाता है मामला, या एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ नारे का संबंध किस नेता से है? वो इंदिरा गांधी से है। और कौन से इलेक्शन में ये जो दिया गया था ये वाला नारा? ये 5वें लोकसभा इलेक्शन में नारा दिया गया था। ध्यान रखना आप लोग, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब इंदिरा गांधी ने अपना जो 10 सूत्री कार्यक्रम पेश किया था, वही कार्यक्रम यहाँ पे फिर से लेकर आई है। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण स्वामित्व, शहरी संपदा का परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता, इसके अलावा प्रिवी पर्स की समाप्ति, यानी जनता सबसे ज्यादा दुखी जो थी अपने राजाओं के विशेषाधिकारों से थी, अब उन्हें समाप्त करने की बात कही जा रही है।
खास करके जो दलित वंचित तबका है, भूमिहीन तबका है, उसको भू सुधार आंदोलन के जरिए भूमि आवंटन वगैरह किया जा रहा है, अल्पसंख्यक वगैरह को भूमि आवंटन किया जा रहा है। तो ऐसे में व्यापक समर्थन मिला है इंदिरा गांधी को, यानी कि जितना लोग समझ रहे थे, यानी जितना सिंडिकेट वाले समझ रहे थे, ग्रैंड अलायंस वाले समझ रहे थे इंदिरा गांधी हार जाएंगी, नहीं, जनता ने व्यापक समर्थन दिया है, जनता ने व्यापक समर्थन दिया है। और इंदिरा गांधी जो है कह सकते हैं एक मजबूत जीत के साथ आगे आई हैं। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या हुआ परिणाम, उसके बाद क्या हुआ है। अब कांग्रेस आर यानी इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस और सीपीआई का जो गठबंधन है, इस बार जितने वोट या सीटें मिली हैं उतनी कांग्रेस पिछले 4 आम चुनाव में नहीं जीत पाई है। यानी कहने का मतलब ये है कि 5वां लोकसभा इलेक्शन अपने आप में कांग्रेस के लिए एक अपने आप हिस्ट्री बन गया है, एक अपने आप एक रिकॉर्ड तोड़ इलेक्शन बन गया है, रिकॉर्ड बन गया है। यानी इतना तो सीटें या इतना जो पार्टी को वोट जो होते हैं वो पहले वाले इलेक्शन में भी नहीं मिले थे, नेहरू के टाइम में भी नहीं मिले थे जितने अब मिले हैं। यानी कांग्रेस को उस समय लोकसभा की 375 सीटें मिली, यानी 5वां लोकसभा इलेक्शन हुआ है उस दौरान कांग्रेस को 375 सीटें मिली हैं और 48.4% यहाँ पे वोट हासिल हुए हैं। यानी पिछले जो नेहरू वाले टाइम में 47% वोट ही मिले थे, यहाँ पे 48.4% वोटें अलग अलग अकेले मिल गए हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, इंदिरा गांधी को वहाँ पर कांग्रेस आर को, इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी को 352 सीटें मिली हैं और 40% वोट यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को मिल गए हैं, अकेले इंदिरा गांधी वाली पार्टी को। वहीं जो कांग्रेस ओ, जिसमें बड़े बड़े महारथी थे, बुजुर्ग नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, वो बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल उजाड़ हो गए हैं, यानी उन्हें मात्र 16 सीटें मिल पाई हैं। वहीं जो ग्रैंड अलायंस, विपक्षी ग्रैंड अलायंस बड़ी बड़ी हुंकार भर रहा था, बड़ी बड़ी दम भर रहा था कि हम ये करेंगे, इंदिरा गांधी को उखाड़ के फेंक देंगे, मात्र 40 सीटें मिल पाई हैं। यानी कि जो 8-9 पार्टियों का गठबंधन था उसे 40 सीटें मिल पाई हैं। अब इंदिरा गांधी की भूमिका एकदम यहाँ पे एकदम बढ़ गई है, पूरे देश में एकदम हल्ला मच गया है। इंदिरा गांधी आयरन लेडी के रूप में यहाँ पर निकल कर आई हैं। आप देख रहे होंगे 1, 2, 3 यानी सभी पायदान पर, यानी विपक्ष कार्टून के रूप में देख रहे होंगे, विपक्ष दिखता ही रह गया। विपक्ष ये सोच ही नहीं पा रहा है कि ये कैसे हो गया। अब चूंकि इंदिरा गांधी की जो भूमिका थी, देखिए आपने शुरुआत में आपने पढ़ा है और मैंने बताया भी है कि शुरुआत में जो कांग्रेस की भूमिका जो रही है, कांग्रेस केवल और केवल बड़े धनाढ्य लोगों की पार्टी रही है। खास करके जो धनाढ्य लोगों के अलावा जो कह सकते हैं हम उच्च वर्ग वाली पार्टी रही है, यानी हाई कास्ट की पार्टी रही है। लेकिन इंदिरा गांधी ने 5वीं लोकसभा इलेक्शन में एक नया चरित्र गढ़ दिया है कांग्रेस का, यानी कांग्रेस का समाजवादी चरित्र गढ़ दिया है। इसमें दलित, शोषित, वंचितों को भी जोड़ लिया है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का जो समर्थन था 5वीं लोकसभा इलेक्शन में, एक यानी जबरदस्त समर्थन मिला है, जबरदस्त जनता का यहाँ पर रुझान मिला है कांग्रेस पार्टी को। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी अब यहाँ पर ये तो इलेक्शन के बाद ये जीत गई हैं। अब ये इन्हें क्या क्या चुनौती सामने करनी पड़ रही है, चुनौती ये भी है, उस समय गरीबी का माहौल था, ये आप देख पा रहे होंगे। यानी कि आप कब ट्रॉफी जो जीती हैं उसमें से एक गरीब कटोरा लेके निकल रहा है, एक व्यंग किया गया है इनके ऊपर। उसके अलावा 1971 में पाकिस्तान से फिर से हमला हो गया है, तो इंदिरा गांधी बिल्कुल घबराई नहीं है। इंदिरा गांधी का दृढ़ विश्वास ही था, जिसकी वजह से पाकिस्तान 2 टुकड़े हुए हैं, यानी बांग्लादेश बना है। तो पूर्वी पाकिस्तान को अलग करवाने में इंदिरा गांधी ने सबसे अहम योगदान निभाया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर 1972 में यहाँ पर राज्य विधानसभा के इलेक्शन में भी इन्हें व्यापक सफलता मिली है। व्यापक सफलता मिलने का रीजन यही था कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ही इन्होंने जो अपना एजेंडा पेश किया था, उस एजेंडे की वजह से इनके अब राज्य विधानसभा के इलेक्शन जो हुए हैं वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी हम हर जगह जीतती गई है। यानी कहने का मतलब ये तक गरीबों, वंचितों के रक्षक के रूप में, ये राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभर आई हैं। यानी कांग्रेस पार्टी की जो इंदिरा गांधी हैं अब गरीबों, दलितों, वंचितों की नेता के रूप में उभरी हैं, समाजवादी नेता के रूप में उभरी हैं, और यहाँ पर इनकी एक अलग ही छवि क्रिएट हुई है। यानी सत्ता में दबदबा हो गया। यानी कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जीती थी, अब राज्यसभा में भी उसका वही पुराना वाला जो है वर्चस्व फिर से कायम हो गया। यानी पहले जो वर्चस्व था शुरुआत के पहले लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन में, वही वर्चस्व यहाँ पे 5वें में भी फिर से कायम हो गया है। तो यहाँ पर 4 साल के अंदर अंदर अगर हम देखें 1967 से लेकर 71 तक में, तो कांग्रेस यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 साल के अंदर, 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने जो चुनौती खड़ी थी उनको धूल चटा दी। समझ रहे होंगे आप। तो इसी वजह से इन्हें जो है आयरन लेडी की संज्ञा दी जाती है। यानी इन्होंने अपने जो डिसीजन लिए हैं वो बिना बेझिझक, बिना किसी दबाव के डिसीजन लिए हैं। यानी जो होगा वो होगा, उसमें हम सोचेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात, आप अगर कहानी पढ़ेंगे पूरी, तो देखिए अभी वर्तमान में कोई भी हालात हो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन इतिहास में जो चीज़ें हैं वो आपको माननी पड़ेंगी। 1971 में हमारी इंडियन आर्मी तैयार नहीं थी। 1971 के युद्ध में हमारी इंडियन आर्मी तैयार नहीं थी उस समय पूरी तरह से। इंदिरा गांधी ने उस समय साफ साफ कह दिया था, सैम मानेकशॉ उस समय मार्शल थे, उन्होंने कह दिया था हमें विभाजन चाहिए, पाकिस्तान को तोड़ना है, हर हाल में तोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कीमत चुकानी पड़े। और यही हुआ। इंडियन आर्मी ने भी, जब कोई नेता इतना दम भर रहा है तो इंडियन आर्मी भी पीछे नहीं हटी है, उसने कहा नहीं, हम तोड़ के रहेंगे, और आपके सामने रिजल्ट है।
16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान का विभाजन होता है, बांग्लादेश देश बनता है। तो इंदिरा गांधी का एक प्रयास था, एक कह सकते हैं दृढ़ मजबूती के साथ उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हमें करना है, पाकिस्तान को तोड़ना है तो तोड़ना है। तो आप देख रहे होंगे ये। तो ऐसा नहीं है, देखिए वर्तमान में जो भी हालात हों उससे मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ हिस्ट्री में जो भी हिस्टोरिक मूवमेंट ऐसे रहे हैं प्राउड वाले, तो उन पर आप सभी को गर्व करना चाहिए। मेरा मानना यही है, चाहे कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, यानी अगर कोई भी प्राउड मूवमेंट है, कोई हिस्टोरिक प्राउड मूवमेंट है, उस पर गर्व करना चाहिए। मेरा मानना यही है। देखिए हमारे राजनीतिक विद्वेष अपनी जगह है, राजनीतिक विचारधाराएं अपनी जगह हैं, और दूसरी बात यह है, जैसे आपने देखा होगा हर पार्टी का एक समय होता है, चरम पर भी चलती है पार्टी, डाउन भी जाता है, यानी कि आपने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, यानी ये जो लाइन है, ये वेव है, ये तो हमेशा रहती है। कोई पार्टी चरम पर भी रहती है, कोई पार्टी डाउन पर भी रहती है। मैं तो ये भी जानता हूँ, एक समय ये था कि बीजेपी का नामो निशान नहीं था, आज बीजेपी चरम पर है, आप देख पा रहे होंगे। तो वही है, यानी कि यहाँ पर अप और डाउन ट्रेंड हमेशा चलता है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि कोई पार्टी मान लो है वो चली गई है, पता नहीं क्या होगा, नहीं, पार्टियां हमेशा रहेंगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देश को प्राथमिकता देनी है, हमेशा देश को प्राथमिकता देनी है, यानी कि हमें देश को पहले देखना है। पार्टियां आती जाती रहेंगी, तो पार्टियों का ट्रेंड जो है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हमेशा चलता है। तो जैसे अभी आप देख रहे हो कांग्रेस अभी डाउन ट्रेंड में है, तो यही सब चीजें। अब देखिए कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना से क्या क्या हुआ, कैसा दौर स्टार्ट हुआ। अब देखिए कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना से एक नया दौर स्टार्ट हुआ है। नया दौर स्टार्ट ये हुआ है कि अब पार्टी पूर्णतया अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित हो गई। यानी अब पार्टी जो है राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत पे आश्रित नहीं हुई है, कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहले विरासत मिली हुई थी कि राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस ने हाथ निभाया है, इस वजह से लोग समर्थन देते रहते, नहीं, अब लोगों ने जो है चेहरा देके समर्थन दिया है। और चेहरा यहाँ पर किसका है? चेहरा है यहाँ पर इंदिरा गांधी का, IG का, यानी हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं इंदिरा गांधी जी का। इंदिरा गांधी अपने पार्टी की एक बहुत बड़ी फेस बन गई है, एक बहुत बड़ा लोकप्रिय चेहरा बन गई है। यानी इंदिरा गांधी जैसे वर्तमान में आप देख सकते हैं 16-17 भी लोकसभा इलेक्शन में यही हुआ, मोदी जी चेहरा बन गए। यानी बीजेपी को वोट नहीं दिए थे, आप ये सब समझ लीजिए, खुल के बोल दे रहा हूँ, बीजेपी को वोट नहीं दिए थे 16वीं लोकसभा इलेक्शन में, 17वीं मोदी को देख के दिए थे, नरेंद्र मोदी जी को देख के दिए थे। यानी कि भाई वो चेहरा थे, फेस थे। तो वही हाल यहाँ पर भी था उस समय। अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो इतिहास में सेम घटना वही तब भी यही घटित हुई है। इंदिरा गांधी फेस बन गई थी, एक लोकप्रिय चेहरा बन गई थी, उनके आगे दूर दूर तक उनके व्यक्तित्व को तोड़ने वाला कोई नहीं था। अब यहां पर आप देखेंगे कि भाई इस पार्टी का सांगठनिक ढांचा कमजोर था, कांग्रेस के भीतर अब यहां पर कोई गुट नहीं थे। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कांग्रेस आर जो है, जो यहां पर निकल कर आई है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पर कोई गुट नहीं है, कोई गुटबाजी की जगह नहीं है। क्योंकि गुटबाजी की जगह तब होगी जब तमाम विचारधाराओं के लोग होंगे। अब यहाँ तो पूरा वन मैन इन आर्मी वाला कॉन्सेप्ट हो गया, यानी एक आदमी की आर्मी है। इंदिरा गांधी यहाँ पे चेहरा है, इंदिरा गांधी की विचारधारा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब ये कांग्रेस जो है वो विभिन्न मतों और हितों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं रही है। यानी ऑब्वियस की बात है, आइडियोलॉजी चेंज हो गई। पहले क्या था, सबकी सुननी पड़ती थी, नहीं, अब केवल इंदिरा गांधी सुनी जाएगी, क्योंकि इंदिरा गांधी के दम पे चुनाव जीता गया, तो इंदिरा गांधी सुनी जाएगी। तो यहाँ पर पार्टी की जीत के लिए कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, दलित, ये सब, इन सब पर ज्यादा निर्भर थी। बहरहाल जो भी रहा हो, पांचवी लोकसभा का इलेक्शन कांग्रेस के लिए वास्तव में गौरवमयी एक जीत रहा है। इसके बाद का दौर यहाँ पे बताया गया है कि कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। तो इसी खासियत की वजह से कांग्रेस जो है हमेशा यहाँ पर आगे रही है, और विकास और आर्थिक बदहाली के मुद्दों पर जनाक्रोश और लामबंदी लगातार बढ़ती रही है। वो आप आगामी चैप्टरों में देखेंगे अब क्या क्या हुआ है। पांचवी लोकसभा का इलेक्शन तो आपने देख लिया है कि पांचवी लोकसभा इलेक्शन में कैसे इंदिरा गांधी का चमत्कार काम किया है। तो वही अब आप आगे वाला 6वां चैप्टर जब देखेंगे तो बाकी देखेंगे। देखिए हमें मेन चीज, आपको मैंने फिर से बोल रहा हूँ मैं जाते जाते लास्ट में, इतिहास जरूर पता होना चाहिए कि भाई भविष्य में या इतिहास में कोई घटना ऐसी घटित हुई है और वास्तव में वर्तमान में कोई पुनरावृत्ति उसकी हो रही है, तो वो आपको इनसे सबक मिल जाता है, आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर आप 16वीं 17वीं लोकसभा इलेक्शन देखेंगे तो जो नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा बना है, फेस बना है, वही दौर 1971 के चुनाव में रहा है, इंदिरा गांधी का रहा है, सेम रहा है कंडीशन। तो आपको ये देखेंगे कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है यहाँ पर। तो ये सब चीजें हैं। यानी लोग जैसे अब वर्तमान में राजनीतिक उठापटक होती है, सोचते हैं अगर ये हो रहा है वो हो रहा है, घबराना नहीं है। आप इतिहास अगर पूरा पढ़ लेंगे उठा के तो आपको टेंशन नहीं होगी, समझ में आ जाएगा कि भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप ही ऐसा है। कोई व्यक्ति यहाँ पर लंबे समय तक तानाशाह भी नहीं बन सकता है। यानी ऐसा नहीं है हमारे देश ने इमरजेंसी पीरियड नहीं देखा। इमरजेंसी पीरियड के बारे में आप आगामी चैप्टर में पढ़ेंगे। अब तो तानाशाही वाला पीरियड भी देखा है आगे। देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कोई भी पार्टी हो जब प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आती है, ऑब्वियस सी बात है, चाहे मैं ही हूं, अगर मैं मान लीजिए पूरा बाहुबल के साथ कहीं भी
अगर मैं पहुंच जाऊंगा तो ऑब्वियस बात है थोड़े दिन बाद प्राउड आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। तो वहां पर यही था 1975 का जो आपातकाल लगाया गया है वो वास्तव में इनका घमंड ही था, घमंड की वजह से ही आपातकाल लगा है 1971 में, क्योंकि प्रचंड बहुमत मिल चुका है। तो ऐसे करके आप देखेंगे कैसे पतन भी हुआ है कांग्रेस का, फिर गठबंधन की राजनीति फिर से स्टार्ट हुई है। तो पूरा वो दौर आप आगामी चैप्टर में देखेंगे। तो आपसे मैं अनुरोध सबसे यही करता हूं, आप लोग वीडियो को बिल्कुल ना करें। ये किताब आपको एक बात के लिए और लाभकारी है, जो आप ये घटनाक्रम यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं, ये घटनाक्रम, यही पूरा घटनाक्रम बिपिन चंद्रा की आजादी के बाद भारत किताब में भी मिलेगा आपको। फर्क वहां पर ये है, बिपिन चंद्रा की आजादी के बाद जो भारत किताब है वहां पर थोड़ा और डिटेल में दे दिया है, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में दिया है, वहां पर और पूरा विस्तार में दिया है। ठीक है, यानी ये इसके लिए अब आप जैसे तमाम लोग जैसे बोल रहे थे सर बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ा दीजिए आजादी के बाद भारत, तो आप मेरे मुंह से सुन लीजिए, आप जो किताब ये पढ़ रहे हैं ये एक तरह से बिपिन चंद्रा ही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लगभग 40-50% पोर्शन बिपिन चंद्रा आजादी के बाद भारत वाला किताब का पोर्शन है, वो आप इस किताब में पूरा कर लेंगे। तो आप लोग बिल्कुल पढ़ते रहिए आराम से रेगुलरली, और इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।